राधे राधे। डेविल मेरा यार एपिसोड 11। अच्छे से मार इस लड़के को। साला 8 साल की उम्र में मर्डर करता है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो कल यही गैंगस्टर बन जाएगा और पुलिस को धमकी देगा। एक पुलिस वाले ने अपने सामने लेटे लड़के जिसके हाथ में पैर रस्सी के बंधे थे उसे देखते हुए कहा। उस पुलिस वाले की बात पर दूसरा पुलिस वाले ने कहा, सर ये सिर्फ 8 साल का है। अगर हम इसे 3rd डिग्री दे देंगे तो ये मर जाएगा। तुझे बहुत दया आ रही है इस पर? अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो गोद ले ले इसे। पुलिस वाले की बात सुनकर दूसरा पुलिस वाला जो उसका जूनियर था वो शांत हो गया। तभी उस पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले के हाथ में डंडा दिया और उस 8 साल के लड़के को बेरहमी से मारने लगा। उस लड़के के चेहरे पर दर्द दिख रहा था पर उसने अपनी आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकलने नहीं दी। वो पुलिस वाले की 3rd डिग्री टॉर्चर सह रहा था। उसकी आंखें दर्द से लाल हो गई थीं। दांतों को उसने कसकर भींचा हुआ था। तभी एक आवाज़ उसके कान में आई। आवाज़ सुनकर बेड पर लेटा लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी वो पसीने से भीगा हुआ था। उसके हाथ पर बढ़ और अलार्म को बंद किया और कुछ मिनटों बाद उठकर बैठ गया और उसने अपने दांतों को चेहरे पर आए पसीने से साफ करते हुए बालों को पीछे किया। शौर्य बेड से उठा और सीधा बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो रेडी होकर आया तो उसने एक पिल्लो उठाकर राज के ऊपर फेंका तो अभी वो सो रहा था। राज ने नींद में ही कहा, मैं नहीं जाऊंगा आज तेरे साथ, तू जा, थोड़ी देर बाद आता हूँ। शौर्य राज की बातों पर अभी भी उसे घूर रहा था। राज ने शौर्य को जलती आंखों से गर्मी फील करते हुए अपनी नींद से भारी पलकों को खोलते हुए कहा, अरे यार मैं आज कॉलेज जाऊंगा। राज की बातें सुनकर शौर्य ने अपनी भौहें चढ़ाई तो राज ने आगे कहा, यार तेरे ही काम से जाऊंगा। मैंने कुछ प्लान किया था, सब अगर वैसे ही हुआ तो कल दुआ तेरे सामने होगी। राज अपनी बात कहकर फिर से सो गया। शौर्य उसे सोता हुआ छोड़कर चला गया। रईस ज़्यादा मैंशन में मीरा ने राधिका से कहा, तुमने सुनैना के बारे में बताया था, तुमने बात की उससे? भाभी हाँ मैंने बात की है उससे, तो वो बहुत ही खुश थी। अब आप कहें तो मैं उसे यहाँ बुला लूँ? राधिका ने मीरा की बातों पर कहा, तुम कल ही उसे बुला लो। मीरा ने कहा तो राधिका उसे एक स्माइल देते हुए अपने रूम में चली गई। राधिका ने रूम में आते ही सुनैना को कॉल किया। दूसरी तरफ से सुनैना ने रूड होते हुए कहा, आंटी मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मुझे सुनैना नहीं सैम कहा करें। बेटा नाम में क्या रखा है, दोनों ही नाम तेरे ही हैं। अब अपने काम की बात सुन, जल्दी से अपना सामान पैक कर ले और रईसज़ादा मैंशन में आने के लिए। राधिका की बातें सुनकर सुनैना खुश हो गई। सच में आंटी मैं वहाँ आ सकती हूँ? हाँ तुम आ सकती हो, अब जल्दी से पैकिंग कर अपनी, मैं बाद में बात करती हूँ। कहते हुए राधिका ने कॉल कट कर दिया। राधिका जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा रमन उसे गुस्से से देख रहा था। रमन जो डोर के पास खड़ा राधिका को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, वो अंदर आया। डोर को अंदर से लॉक कर राधिका के पास आकर गुस्से बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं यहाँ उसे सब छीनने के प्लान में बनाऊं और तुम उसका घर बसाने में लगी हो। राधिका ने रमन की बातों पर कहा, बस यही तो फ़र्क है आप में और मुझ में। मैं उसका सब पाना चाहती हूँ और आप सब छीना चाहते हैं। अपने ये दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, दोनों एक ही बात है। रमन ने राधिका की बातों पर कहा तो राधिका आगे कहा, आप उसे मारना चाहते हैं और उसे मारकर उसका सब हासिल करना चाहते हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या आप उसे सच में मार पाएंगे? कहते हुए राधिका धीरे से मुस्कुराई और आगे कहा, भूलिए मत वो शौर्य है, उसे मारना आसान नहीं। जब वो इतने खतरनाक एक्सीडेंट में बच सकता है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बस इसलिए मैंने अपना दूसरा हथियार इस्तेमाल किया है। शौर्य की शादी अगर सुनैना के साथ की तो शादी हो जाती है तो हम आसानी से शौर्य को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर उसे मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। राधिका ने रमन को चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहा। रमन भी राधिका की बात को सहमत था और राधिका की बातों पर धीरे से मुस्कुराया और किसी को कॉल करने लगा।
कॉलेज कैंपस में। यार ये प्रोफेसर शर्मा का लेक्चर किसी दिन मेरी जान ले लेगा, इशिका ने अपनी बुक को टेबल पर पटकते हुए कहा। तो उसकी बातों पर दुआ जो चिप्स खा रही थी उसे खाते हुए कहा, हमें एक बात समझ नहीं आती, तुम सब प्रोफेसर शर्मा से इतना भागते क्यों? इतने अच्छा तो पढ़ाते हैं यार। दुआ की बातों पर आयशा ने अपने दोनों हाथ दुआ के सामने जोड़ते हुए कहा, मैडम आप महान हैं, आप पूरे कॉलेज में एकमात्र ही ऐसी छात्रा हैं जिसे प्रोफेसर शर्मा के लेक्चर में नींद नहीं आती। अब तो वो अच्छा पढ़ाएंगे ही तो अच्छा कहेंगे ना हम। यार दुआ तो वो नहीं होती, पढ़ाई 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 करके। ईशा ने पूछा तो दुआ ने कहा, तू ऋषि से बोर होती है? मैं क्यों उसके बारे में होने लगी? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे तो उसका साथ बहुत अच्छा लगता है। ईशा की बातों पर दुआ ने कहा, हाँ तो हमें भी हमारे बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा लगता है। दुआ की बातें सुनकर दोनों ने चीखते हुए कहा, क्या? तेरा बॉयफ्रेंड कब बना? कहाँ है? कैसे दिखता है? कहते हुए ईशा और आयशा दोनों इधर उधर देखने लगी। दुआ ने बुक्स उठाई और दोनों को सामने हिलाते हुए बोली, ये है मेरा बॉयफ्रेंड। दोनों ने फिर दुआ की बातों पर उसे हैरानी से देखा। दुआ ने अपनी सवालिया नज़रों से जवाब देते हुए कहा, ये बुक्स स्टडी हमारा बॉयफ्रेंड है तो हम कैसे बोर हो सकते हैं इससे? हॉलीडेज में क्या करना का सोचा है तुम लोगों ने? ऋषि ने खाली पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा। ऋषि की बातों पर दुआ ने कहा, इंटर्नशिप करने का यार, और क्या? क्या तुझे अंकल इंटर्नशिप करने की परमिशन देंगे? ऋषि ने पूछा। हमारे अब्बू इतने भी खड़ूस नहीं हैं जितना तुम लोग सोचते हो, दुआ ने कहा तो उठकर जाने लगी। तभी उसका हाथ टेबल पर रखे पानी के गिलास पर लगा और गिलास का सारा पानी ऋषि के कपड़ों पर आ गिर गया। दुआ ने जल्दी से, ऋषि हमने देखा नहीं। सॉरी मत बोलो यार, अब आदत हो गई है। पर यार फिर भी अपनी ये चीज़ गिराने वाली आदत को छोड़ तो सुधार लो, ऋषि ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। यार ऋषि जल्दी से जाकर वॉशरूम में अपने कपड़े सुखा, वरना कोई भी यही समझेगा कि तूने अपनी पैंट गीली की है। कहते हुए आयशा जोर जोर से हंसने लगी। ईशा ने आयशा को घूर कर देखा और आयशा चुप हो गई। ईशा उठी और ऋषि का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गई। यार दुआ तू ना सच में कमाल है, बेचारे ऋषि की पैंट ही गीली कर दी। अब बस करो यार, हमने ये जानबूझकर थोड़े किया था, गलती से हो गया। कहते हुए दुआ ने अपनी बुक्स उठाई और जाने के लिए पीछे मुड़ी। तभी वो किसी से टकराई। मोहित के हाथ में पकड़ी बुक्स नीचे गिर गईं। मोहित से टक्कर होते ही आयशा फिर से ताली बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगी। दुआ ने आयशा को घूर कर देखा और मोहित को बिना सॉरी बोले चली गई। मोहित ने अपनी बुक्स उठाकर देखा तो दुआ जा चुकी थी। तभी मोहित ने कहा, इसे क्या हुआ? मोहित ने पूछने पर आयशा ने उसे अभी जो भी हुआ था सब बता दिया। आयशा की बातें सुनकर मोहित ने कहा, यार आयशु, इसमें उसकी क्या गलती भी है? कहते हुए मोहित दुआ के पीछे चला गया। नोटिस बोर्ड के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखकर दुआ ने एक लड़की को रोकते हुए पूछा तो उस लड़की ने कहा, प्लेसमेंट का नोटिस लगाए। लंच के बाद कुछ कंपनी हैं जो हमारे इंटरव्यू लेंगी और हमें इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा इस कंपनीज में। लड़की की बात सुनते दुआ खुश हो गई और उसने खुद से ही कहा, हम ये इंटरव्यू ज़रूर देंगे। लंच तक ये न्यूज़ सब में फैल गई। सभी स्टूडेंट्स बहुत क्यूरियोसिटी के साथ एसएसआर कॉर्पोरेशन में काम करने का सबको मौका जो मिल रहा था, भला कोई भी कैसे अपने हाथ से इस मौके को जाने देगा। इंटरव्यू लेने वाले बहुत लोग थे। इंटरव्यू लेने वाली टीम राज ने बनाई थी, पर फाइनल डिसीज़न राज का ही था। किसे जॉब देनी है या किसे नहीं। राज ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए खुद से कहा, क्या यार शौर्य, इतने नमूने देख चुका हूँ, अब तक नमूने देखने का मन ही नहीं कर रहा है। कहाँ है यार तेरी वो एंजल? राज जो मन ही मन खुद को कह रहा था, तभी दुआ रूम में एंटर हुई।
दुआ को देखकर राज के सुकून भरी सांस ली। उसे तो लग ही रहा था जैसे दुआ इंटरव्यू देने आएगी ही नहीं। दुआ सबको विश करते हुए बीच में रखी चेयर पर जाकर बैठ गई। राज ने दुआ को स्माइल देते हुए मन ही मन खुद से कहा, ये सारा सेटअप तुम्हारे लिए ही तो हुआ है दुआ। तुम्हें इंटरव्यू में फेल भी हो जाओगी ना, तब भी मैं तुम्हें ये जॉब मिलेगी। जैसे जैसे दुआ इंटरव्यू में पूछे जाए सवालों को जवाब देती जा रही थी, राज की आंखें शौक में बड़ी होती जा रही थी। एक बार फिर राज ने मन ही मन खुद से कहा, क्या चॉइस है शौर्य की। ब्यूटी प्लस ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दुआ। मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को यार। इंटरव्यू ख़त्म होते ही कैंपस की अनाउंसमेंट हुई। सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं उनके पास मेल आ जाएगा। अनाउंसमेंट में सुनकर आयशा ने कहा, मेरा क्या होगा, मुझे पक्का पता है मेरी सिलेक्शन नहीं हुआ ना। थिंक बी पॉजिटिव यार, हमेशा नेगेटिव ही सोचती है ये पागल लड़की। ईशा ने आयशा के सर पर मारते हुए कहा, डोंट वरी, हमें लगता है इस सबका सिलेक्शन हो जाएगा। दुआ ने दोनों के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। दुआ का घर। अम्मी प्लीज़ आप बात करें ना अब्बू से, दुआ ने अपनी अम्मी से कहा। मन्नत ने दुआ से कहा, बेटा आप बात करें, आपके अब्बू कभी भी आपको मना नहीं करते, वो ज़रूर मान जाएंगे। पर अम्मी डरपोक हो आप, जॉब भी करनी है और अब्बू से बात करने से भी डरती हो, आरव ने दुआ को चिढ़ाते हुए कहा। तो दुआ ने थोड़ा गुस्से होते कहा, तू चुप ही रह, हम तुम्हारे बीच आते हैं तो तुम भी हमारे बीच मत आओ। हाँ हाँ नहीं आऊँगा, इतनी हिम्मत है तो अब्बू से जाकर बात करिए, आरव ने कहा और चला गया। दुआ ने जाते हुए आरव को घूर कर देखा और कहा, तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। मन्नत के इशारे करने पर दुआ धीमे कदमों से असद के पास जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। असद धीरे से मुस्कुराए और कहा, आप कुछ कहना चाहती हैं? असद की बात सुनकर दुआ ने अपनी एक आंख भींच ली और जीभ को दांतों में बींच लिया। फिर दुआ आगे आकर खड़ी हो गई। असद ने अपने हाथों में पकड़ी फाइल को बंद कर टेबल पर रखा और दुआ की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ आइए हमारे पास बैठिए। दुआ असद के बगल सोफे पर बैठ गई। असद ने प्यार से दुआ के सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, अब बताइए आपको क्या बात करनी है हमसे। दुआ ने एक लंबी सांस लेकर इंटर्नशिप वाली बात असद को बताते हुए कहा, अम्बू हमें ये इंटर्नशिप कर सकते हैं? दुआ की बात पर असद ने कहा, जहाँ हम आपको देखना चाहते हैं वहाँ की शुरुआत यहीं से होती है बेटा। आप प्रैक्टिस करेंगी तभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा। अपने अब्बू की बात सुनकर दुआ ने असद को साइड से हक करते हुए कहा, थैंक यू सो मच अब्बू। क्या कल दुआ और शौर्य का सामना होगा? क्या राधिका और रमन अपनी चाल में कामयाब हो पाएंगे? आखिर क्यों एक शौर्य को ऐसे सपने क्या छुपा है शौर्य के अतीत में? सो प्लीज़ जिसका सब्सक्रिप्शन रह गया हो वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, तो मज़ा भी आए आपको भी और हमको भी। सो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड 12 SSR कॉरपोरेशन में दुआ खुश थी, उसे इंटर्नशिप करने की परमिशन जो मिल गई थी। दुआ अपने रूम में आई और बेड पर लापरवाही से लेटते हुए अपने फ़ोन यूज़ करने लगी। दुआ ने उस मेल को फिर से देखा तो SSR कॉरपोरेशन से आया था। अपने सिलेक्शन के मेल को देखते हुए दुआ के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन था। दुआ ने अपने फ़ोन को नेट जैसे ही ऑन किया, उसके कॉलेज ग्रुप के चैट रूम से मैसेज की बाढ़ आ गई। वो मैसेज देखकर खुश हो गई, उसके सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया था। दुआ ने अपने फ़ोन को साइड में रखा और अपने फेवरेट टेडी को हक करते हुए कहा, कल हम फाइनली पहली बार जॉब पर जाएंगे, वो भी इतनी बड़ी कंपनी में। इतना कुछ सीखने को मिलेगा हमें वहाँ। दुआ यही सब सोचते हुए सो गई। तो वहीं दूसरी तरफ किसी की आंखों में नींद का कतरा तक नहीं था। शौर्य अपने रूम की बालकनी में खड़ा चांद को घूर रहा था और सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था।
शौर्य के अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। उसकी मस्कुलर बॉडी शर्टलेस थी। सांवला रंग होने के बावजूद भी शौर्य बहुत हैंडसम था। उसकी परफेक्ट शेप बॉडी और फेस कट उसे किलर लुक देते थे, इसलिए वो लड़कियों को एक झलक में ही शौर्य की दीवानी हो जाती थी। शौर्य की 2 रंग वाली आंखें अंधेरे में क्रिस्टल की जैसे चमक रही थी। शौर्य को इस तरह बालकनी में खड़े सिगरेट पीते देखकर राज ने कहा, सो जा, तेरा काम हो गया, कल तुझे वो मिल जाएगी जो तू चाहता है। राज की बातों पर शौर्य ने कहा, जो मेरा है हमेशा मेरा ही रहेगा। फिर पीछे पलटकर राज की तरफ देखते हुए कहा, मुझे वो आदमी चाहिए जिसने मेरी मौत का सौदा किया और अब तक जिंदा है। शौर्य की बात पर राज ने कहा, चाहे वो कितने ही पर्दों के पीछे क्यों ना छुपा हो, वो बहुत जल्दी हमारे सामने होगा। तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर एक आदमी भाग रहा था। वो पसीने से पूरा पूरा भीग चुका था। उसके पैरों की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। वो भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसके पीछे भी कुछ लोग भाग रहे थे। वो आदमी जो भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, सामने से आ रहे ट्रक पर जैसे ही उसका ध्यान गया, उसके कदम वहीं रुक गए। उस आदमी की आंखों में मौत का डर साफ साफ दिख रहा था। उसका माइंड जैसे ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इससे पहले वो आदमी ट्रक के नीचे आता, तभी एक आदमी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। मरना चाहते हो क्या? ये क्या कर रहे थे आप? सामने से आ रहे ट्रक को देखकर भी हट क्यों नहीं रहे थे? आदमी की बातें सुनकर उस आदमी ने कहा, जो सड़क पर भाग रहा था, मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज़ सेव मी। आदमी की बात सुनकर उस आदमी जिसने अभी अभी उसे ट्रक से बचाया था, उसने पीछे देखा तो कुछ लोगों की परछाई उसे अपनी ओर आती दिखी। आदमी ने जल्दी से उसे पीछे झाड़ियों में छुपाने के लिए कहा। वो आदमी दूसरे आदमियों की बात मानकर छुप गया। तभी वहाँ वो लोग आए और उस आदमी का पीछा कर रहे थे। उन आदमियों में से एक ने पूछा, तुमने यहाँ किसी को भागते हुए देखा क्या? आदमी ने पूछने पर उस आदमी ने कहा, वो उस तरफ गया है, दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा। वो सभी आदमी उस ओर से चले गए जहाँ उस आदमी ने इशारा किया था। उसके जाते ही वो आदमी झाड़ियों से बाहर आया और अपने सामने खड़े आदमी के गले लग गया। उस आदमी ने बड़ी ही चालाकी से अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर उस आदमी की जेब में डाल दिया। फिर उसने अलग होकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी जान बचाई। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, वो आदमी कौन थे, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, पर एक दिन मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। आदमी की बातें सुनकर उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस आदमी को देते हुए कहा, ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। एक बार फिर से उसका धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। अब मैं चलता हूँ। अपनी बात कहकर वो आदमी चला गया। उस आदमी के जाने के बाद इस आदमी ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, दिल्ली में क्राइम कितना बढ़ रहा है। रात की सुबह हो गई थी। बहुत से लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया था। जहाँ एक तरफ सुनैना रईसज़ादा पैलेस के मेन गेट पर खड़ी थी और पैलेस की अपनी 2 खूबसूरत आंखों से निहार रही थी, तो वहीं दुआ भी रेडी होकर एसएसआर कॉरपोरेशन के लिए निकल चुकी थी और ट्रैफिक में फंसी थी। तो वहीं शौर्य अपने कैबिन में बैठा दुआ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ट्रैफिक में फंसी दुआ ने झुंझलाते हुए खुद से ही कहा, ऑफिस के पहले दिन ही हम लेट हो जाएंगे तो क्या सोचेंगे सब हमारे बारे में। कहते हुए दुआ बार बार अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देख रही थी। भैया जल्दी चलाइए ना, ऑलरेडी हम पहले ही इतने लेट हैं। दुआ की बातों पर ऑटो के ड्राइवर ने कहा, मैडम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करूँगा तो मेरा चालान कट जाएगा। आपका क्या, आप तो चली जाएंगी और मेरा मुझसे तो 2000 भरने पड़ जाएंगे। ड्राइवर की बातें सुनकर दुआ ने आगे कुछ भी नहीं कहा। इधर शौर्य अपने कैबिन में बैठा था और शून्य में देख रहा था कि तभी राज ने अंदर आते हुए कहा, चल सब हो गया है, एक बार तू भी सबसे चलकर मिल ले, वरना तुझे देखना तो लोगों को सपना ही रहता है।
इस बहाने तुझे तेरे ऑफिस के लोग देख तो लेंगे। राज की इतनी लंबी चौड़ी बात सुनकर शौर्य ने कुछ नहीं कहा और उठकर चला गया। शौर्य अपनी पर्सनल लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आया। शौर्य को अपने सामने देखकर ऑफिस लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनका सपना पूरा हो गया हो। सभी शौर्य को अपनी आंखों से बड़ी किए देख रहे थे। शौर्य ने जब ग्राउंड फ्लोर पर नज़र देखा तो दांत पीसते हुए राज से कहा, मैंने उसे लाने के लिए कहा था, तो अब पूरा कॉलेज ही क्यों ले आया? राज ने धीरे से शौर्य के कान में कहा, अगर सिर्फ उसे लाता तो सबको शक हो जाता। फिर सबको देखते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए आगे कहा, अब तुझे इसके लिए इन्हें भी काम देना होगा, पर ये फ्रेशर हैं, इन्हें तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तुमने मेरे ऑफिस को चिड़ियाघर बना दिया है। शौर्य ने फिर से दांत पीसते हुए कहा और भीड़ में से उसे तलाशने लगा जिसे उसकी नज़रें कब से ढूंढ रही थी। सबको देखते हुए शौर्य ने फिर से कहा, दुआ कहाँ है? शौर्य के पूछने पर राज ने भीड़ से झांकते हुए कहा, यहीं कहीं होगी, मुझे क्यों नहीं दिख रही? मुझे क्या पता, शायद वो नहीं आई हो। राज ने कहा तो शौर्य ने उसे घूर कर देखा और कहा, हैंडल करे इन्हें और मेरे कैबिन में आ। शौर्य अपनी बात कहकर चला गया। राज ने एक नज़र सबको देखा और अपनी असिस्टेंट रोहित से कहा, इन्हें इनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दो। रोहित ने ओके कहा और चला गया। भीड़ में आयशा, ईशा और ऋषि और मोहित भी खड़े थे। वो चारों ही दुआ का वेट कर रहे थे। ईशा ने चीखते हुए कहा, दुआ यार, कभी तो टाइम पर आ जाया कर। ऋषि ने कहा, वो आ जाएगी, हम चलते हैं ना। मोहित ने कहा, तुम सब जाओ, मैं उसका यहीं वेट करता हूँ। रोहित ने वैसे ही किया जैसे राज ने उसके करने के लिए कहा था। सबको उसने अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया। मोहित को ना चाहते हुए भी रोहित के कहने पर जाना पड़ा। दुआ जब ऑफिस पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली हो चुका था। अपने अपने काम में लग गए थे सब। दुआ को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी उसने एक लड़की को रोकते हुए पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती हैं न्यू इंटर्न्स को किससे मिलना है? लड़की ने पहले तो दुआ को नीचे से ऊपर तक देखा। हल्के नीले रंग के सूट में दुआ बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर कोई मेकअप ना होते भी दुआ बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उस लड़की की आंखों में दुआ की खूबसूरत चुभ सी गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम न्यू इंटर्न हो? हाँ। तो फिर तुम्हें अब वापस चले जाने चाहिए, लड़की ने कहा। पर क्यों? दुआ ने कहा, तुम जॉब के पहले दिन ही लेट आई हो। वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी लेट होता है उसे उसी टाइम जॉब से निकाल दिया जाता है। पर हम जानबूझकर लेट नहीं आए, वो ट्रैफिक। अपने बहाने बनाना अपने पास रखें, यहाँ बहाने नहीं, एफर्ट्स को इम्पोर्टेंस मिलती है। दुआ समझ गई कि उस लड़की से बहस करने की कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर वो ये जॉब भी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी। यही सब सोचते हुए दुआ ने फिर से कहा, राज सर कहाँ मिलेंगे, आप बता सकती हैं? ये देखो, ऑफिस के पहले ही दिन ही इसे राज सर से मिलना है। हम यह इतने टाइम से काम कर रहे हैं, हम खुद महीने में 1 या 2 बार राज सर से देख पाते हैं और इसे पहले दिन ही राज सर से मिलना है। लड़की ने दूसरे लड़की को रोकते हुए दुआ की तरफ इशारे करते हुए कहा। दुआ समझ गई थी कि लड़की उसकी इंसल्ट कर रही है। उसने थोड़ा सा रूडली कहा, आप बस हमें बता दें वो मिलेंगे कहाँ। आरती, तुम बताओ, क्यों नहीं देती इसे राज सर कहाँ मिलेंगे? आरती ने कहा, चलो तुम्हें बता देती हूँ राज सर कहाँ मिलेंगे। वो दूसरी वाली लिफ्ट दिख रही है ना तुम्हें, उससे तुम सीधा टॉप फ्लोर पर जाओ, राज सर तुम्हें अपने कैबिन में मिलेंगे। दुआ आरती की बात सुनकर चली गई। दुआ के जाते हुए उस लड़की ने आरती से कहा, ये तुमने क्या किया? वो लिफ्ट तो सिर्फ शौर्य और राज सर ही यूज़ करते हैं, किसी की परमिशन नहीं है उसकी प्राइवेट लिफ्ट को इस्तेमाल करने की। पूजा अब देखो क्या होता है। थोड़ी देर में ये लड़की हमें ऑफिस के बहुत बड़ी मिलेगी। राज सर से बिना अपॉइंटमेंट के कोई मिल भी नहीं सकता और ये सीधा उनके कैबिन में जा रही है।
टॉप फ्लोर पर तो शौर्य सर का भी कैबिन है, अगर ये गलती से उनकी कैबिन में चली गई तो, पूजा ने आरती से कहा। फिर तो इसके साथ और भी ज़्यादा बुरा होगा। शौर्य सर का गुस्सा हम सब ने देखा है, डेविल है वो, ना जाने क्या कर ले इनके साथ। कहते हुए वो दोनों, पूजा और आरती, हंसने लगी। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर जाकर रुकी। फ्लोर पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, वहाँ कोई भी नहीं था। दुआ को समझ नहीं आ रहा था वो कि कहाँ जाना है। वो धीमे कदमों से चल रही थी, उसका दुपट्टा फ्लोर को छू रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी और दुआ पीछे मुड़ी तो उसका पैर दुपट्टे में फंस गया। वो खुद को संभाल नहीं पाई और गिरने लगी। दुआ ने गिरने से बचने के लिए डोर के हैंडल को पकड़ना चाहा, पर तभी किसी ने डोर को अंदर से ओपन किया और दुआ उस शख्स के ऊपर जा गिरी। दुआ ने उसके ऊपर गिरने से वो शख्स खुद को संभाल नहीं पाया और दुआ के साथ वो भी नीचे गिर गया। उसके हाथ दुआ के कमर पर थे। दुआ ने डर से अपनी आंखें भींच ली। दुआ ने उस आदमी के शर्ट के कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। कौन था वो शख्स जिसके ऊपर दुआ गिरी? एपिसोड 13, शौर्य की बाहों में दुआ। शौर्य ने राज को अपने कैबिन में आने के लिए कहा था, पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वह राज नहीं आया। तो वही राज अपने कैबिन में इधर से उधर टहल रहा था। उसने खुद से ही कहा, क्या दुआ, तुमने तो मुझे फंसा ही दिया। जब तुमने कल इंटरव्यू दिया था तो आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? अब क्या कहूँगा मैं अपने वो, तो गुस्से में जल भुन रहा होगा। फिर खुद से ही कहा, कुछ सोच राज, जल्दी कुछ सोच, वरना आज शौर्य तेरा रोस्टेड चिकन बना देगा। क्या करूं, जाऊं या नहीं? कहते हुए राज ने केबिन का डोर खोला और फिर कुछ सोचते ही जल्दी से बंद कर दिया। दुआ इसी आवाज़ को सुनकर पीछे मुड़ी थी और अपने दुपट्टे में उलझ गई। शौर्य जो इतनी देर से राज का वेट कर रहा था, गुस्से से उसने राज के कैबिन में जाने के लिए अपने कैबिन का डोर ओपन किया। ओपन होते ही दुआ उसके ऊपर आ गिरी। ऐसे अचानक दुआ के गिरने से शौर्य खुद को संभाल नहीं पाया और दुआ को लेकर नीचे गिर गया। दुआ ने गिरने के डर से आंखें भींच ली और उसने हाथ में शौर्य के कॉलर को कस के पकड़ लिया। शौर्य ने हाथ दुआ को कमर पर थे और उसके कसकर दुआ की कमर को पकड़ा हुआ था। गिरने के डर से दुआ की धड़कनें तेज हो गई थी। दुआ आंखें बंद किए हुए बहुत क्यूट लग रही थी, तो वहीं शौर्य दुआ की नज़र भर के देख रहा था। शौर्य उस लम्हे को वहीं रोक देना चाहता था, पर समय एक ऐसी चीज़ है जो किसी के भी रुकने से नहीं रुकती, तो वो रेत की तरह बंद मुट्ठी में से फिसल जाती है। शौर्य कुछ बोलना चाहता था, पर दुआ ने इतने करीब होने पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। दुआ अभी भी आंखें भींचे शौर्य के ऊपर ही गिरी हुई थी। तभी दोनों के कानों में एक आवाज़ आई, मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। आवाज़ सुनकर दोनों ही होश में आए। शौर्य ने देखा पीछे राज था, जो अपने एक हाथ से आंखों को ढके वहाँ से जा रहा था। दुआ जल्दी से सॉरी कहते हुए शौर्य के ऊपर से हट गई और अपने कपड़े ठीक करते हुए खड़ी हो गई। जाते हुए राज को दुआ ने रोकते हुए कहा, सर, हमें आपसे बात करनी है। दुआ की आवाज़ सुनकर राज रुक गया और दुआ की तरफ देखने लगा। शौर्य राज को घूर घूर कर देख रहा था। उसे राज पर इस तरह आना अच्छा नहीं लगा। वो दुआ के साथ कुछ पल और अकेले में रहना चाहता था। राज शौर्य के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया कि उसे अच्छा नहीं लगा उसका आना। कुछ सेकंड बाद वो सभी शौर्य के कैबिन में थे। शौर्य अपनी चेयर पर बैठा था। दुआ और राज उसके सामने बैठे थे। दुआ ने एक नज़र दोनों को देखा और राज से कहा, सर, क्या आपने हमें सच में ऑफिस के पहले दिन ही जॉब से निकाल दिया है? दुआ की बातें सुनकर राज खांसने लगा। उसने मनी मन खुद से कहा, मेरी इतनी कहाँ हिम्मत, मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँ? दुआ। राज को खांसते देखकर दुआ ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। राज ने पानी पीकर कहा, तुम्हें किसने कहा तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है? जो भी लेट आता है उसे उसी दिन ऑफिस से निकाल दिया जाता है। हमें किसी ने ऑफिस में ही बताया है। दुआ ने कहा तो चुप होकर एकटक राज को देखने लगी।
दुआ अपनी कंची आंखों को बढ़ाकर राज को देख रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। शौर्य सामने बैठा दोनों को देख रहा था। दुआ का राज को इस तरह देखना शौर्य को अच्छा नहीं लग रहा था। दुआ की बातों पर राज ने फिर से मन ही मन कहा, ये रूल सबके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो बहुत स्पेशल हो। शौर्य की घूरती नज़रों को अपने ऊपर पाकर राज ने जल्दी से कहा, हाँ ये रूल है, पर आज तुम्हारा पहला दिन है तो ये रूल तुम पर कल से लागू होगा। थैंक यू सर। दुआ ने जैसे ही ये कहा, फ़ोन के रिंग होने की आवाज़ सबके कानों में आई। शौर्य ने देखा उसके फ़ोन की डिस्प्ले पर मीरा नाम फ्लैश हो रहा था। शौर्य ने फ़ोन लिया और बालकनी में चला गया। दुआ भी उठकर जाने लगी तो राज ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ सभी इंटर्न्स हैं। दुआ ने कहा तो राज ने आगे कहा, तुम उनके साथ काम नहीं करोगी? पर क्यों? तुम यहाँ काम करोगी इस फ्लोर पर। कहते हुए राज ने आगे कहा, एक्चुअली शौर्य की सेक्रेटरी ने लीव ले रखी है तो कुछ दिनों की, जब तक वो वापस नहीं आ जाए तब तक तुम्हें शौर्य की सेक्रेटरी बनना होगा। राज की बातों पर दुआ ने कहा, पर सर हम कैसे? दुआ, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने देखा है तुमने कितने अच्छे से इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के जवाब दिए थे। राज की बात सुनकर दुआ के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। राज दुआ के एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए आगे बोला, देखो दुआ, तुम्हारे अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है, जब शौर्य का सेक्रेटरी वापस आ जाएगा तब तुम अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू कर लेना। तब तक के लिए ये जॉब कर लो। दुआ ने सोचते हुए खुद से कहा, शौर्य सर के साथ काम करना थोड़ा स्केरी है, पर उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस भी तो मिलेगा। हाँ, हम रेडी हैं, हम करेंगे इस जॉब को। दुआ ने कहा तो राज ने सुकून की सांस ली और शौर्य को देखा जो अभी भी फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ, तुम्हें करना क्या है, राज ने कहा और दुआ को बेसिक चीज़ें समझाने लगा। शौर्य जो काफ़ी देर से फ़ोन पर बात कर रहा था, उसने कहा, माँ मैं वहाँ नहीं आना चाहता, आप क्यों मुझे बार बार पहले से आने के लिए कहती हैं। कॉल के दूसरी साइड से मीरा ने कहा, शौर्य बेटा थोड़ी देर के लिए आना है तुझे रहने के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, पर माँ आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती, हम यहाँ भी तो रह सकते हैं। शौर्य को जिद करते देखकर मीरा ने थोड़ा गुस्से से कहा, शौर्य मैं अब एक नहीं सुनूंगी तेरी, तू आ रहा है यहाँ। अपनी बात कहकर मीरा ने बिना शौर्य की बात सुने कॉल कट कर दिया। शौर्य जब कॉल करके वापस अपने केबिन में आया तो दुआ और राज दोनों बातें कर रहे थे। शौर्य ने राज को घूर कर देखा। जैसे ही राज का फील हुआ शौर्य उसे घूर रहा है, राज बहाना बनाकर चला गया। जब शौर्य और दुआ दोनों ही उस केबिन में अकेले थे, शौर्य नहीं चाहता था कि दुआ उससे डरे। वो खुद को शांत कर पोलाइटली टोन में कहता है, बी कंफर्टेबल, तुम्हें कुछ दिन में समझ आ जाएगा तुम्हें काम कैसे करना है। शौर्य ने कहा तो दुआ ने उसे एक छोटी सी स्माइल करते हुए देखा। शौर्य तो बस दुआ को अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए उसने दुआ को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब दी थी। वो उसे कोई काम नहीं करवाना चाहता था। शौर्य ने अपना कोट पहनते हुए कहा, मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा, तब तक तुम इस फाइल को स्क्रिप्ट में कॉपी करो। शौर्य की बातों पर दुआ ने ओके कहा। ग्राउंड फ्लोर पर अभी भी वो दोनों लड़कियां वहीं खड़ी थीं और दुआ को ऑफिस में धक्के मारते हुए निकलने का नज़ारे के बारे में सोच सोचकर खुश हो रही थी। तभी आरती ने पूजा से कहा, उसे गए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है, उसे अभी तक निकल कर क्यों नहीं आई किसी ने। पूजा ने आरती की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। रहीज़ादा पैलेस। एक बिगेस्ट रूम में एक लड़की बड़े से किंग साइड बेड पर अपने दोनों पैर लटकाकर बेड पर लेटी थी। उसकी नज़रें छत की सीलिंग की तरफ थीं। सीलिंग पर एक यूनिक डिज़ाइन के पैटर्न बने हुए थे। वो अपनी नज़रों से पूरे रूम को एक्सप्लोर कर रही थी। वॉल पर वाइट पेंट था और
उस पर ग्रे कलर की पैटर्न बने हुए थे। वो रूम बहुत बड़ा था। उस रूम में एंटीक चीज़ों में सजाया गया था। बेड के पीछे वाली वॉल पर एक लड़के की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। उस फोटो में लड़का अपनी आंखों पर से ब्लैक शेड्स हटा रहा था। वो एक सुपरस्टार जैसा लग रहा था। उस लड़की ने लड़के के फोटो को देखा और उस पर हाथ फेरते हुए कहा, शौर्य, कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए। आज फाइनली मैं तुम्हें करीब से देखूंगी। सुनैना शौर्य को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोली। सुनैना इस वक्त जिस रूम में थी वो शौर्य का रूम था। सुनैना ने शौर्य के होठों पर अपने होठ रख उसे चूमते हुए कहा, बस एक बार तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी तुम सब भूल जाओगे। मैंने तुम्हें बचपन से प्यार किया है और शौर्य, और अब तुम्हारी हो जगह मेरे दिल में है, उसे कोई नहीं ले सकता। जहाँ एक तरफ सुनैना अपना लव कन्फेस कर रही थी तो वहीं दुआ शौर्य के दिए काम को कर रही थी। काम करते हुए दुआ को अपना गला सूखता फील हुआ तो उसने सामने रखे पानी के गिलास को हाथ बढ़ाकर उठाना चाहा तो वो ग्लास उसके हाथ में आने की जगह टेबल पर ही गिर गया। दुआ ने यह देखकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और टेबल पर रखी फाइलों को उठाने लगी तो उसकी कोनी से लगकर शौर्य का लैपटॉप नीचे गिर गया और टूट गया। दुआ ने फाइल दूसरी तरफ रखी और लैपटॉप उठाकर उसने एक नज़र टेबल को देखा तो टेबल पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स पानी से गीले हो गए थे। ये देखकर दुआ ने अपने हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और पीछे होने लगी। तभी उससे टकराकर एक वाश टूट गिर गया। दुआ ने पीछे मुड़कर देखा तो वाश कई टुकड़ों में फर्श पर बिखरा पड़ा था। दुआ ने बेबसी से खुद से ही कहा, या खुदा, ये क्या किया हमने। दुआ ने अपने हाथ में पकड़े उन पेपर्स को देखा जो इम्पोर्टेंट लग रहे थे। दुआ ने एक मशीन के पास जाकर उसे ऑन किया और पेपर सुखाने लगी। उन पर उसका दुपट्टा उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहा था। दुआ अपना दुपट्टा संभालने लगी तो उसके हाथ में वो पेपर्स छूट गए और पूरे कैबिन में बिखर गए। सो सैड फॉर दुआ। दूसरी तरफ शौर्य अपनी माँ के बुलाने पर रईसज़ादा पैलेस आ गया था। मीरा और राधिका हॉल में ही बैठी थी और शौर्य हॉल में आता तो शौर्य को देखकर मीरा के होठों पर स्माइल आ गई तो वहीं शौर्य के चेहरे पर अजीब से भाव थे। शौर्य कुछ कहता है उससे पहले मीरा ने कहा, तू आ गया। कहते हुए मीरा शौर्य के पास आई और उसका हाथ पकड़ डाइनिंग एरिया में जाते हुए बोली, तेरी फेवरेट खीर बनाई है, मैंने आज उसे ही खाने के लिए बुलाया है तुझे। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और बैठकर अपने माँ के हाथ की बनी खीर खाने लगा। शौर्य की जल्दी जल्दी खाता देखकर मीरा ने कहा, आराम से खाओ बेटा, किस बात की जल्दी है। शौर्य अपनी माँ की से कभी झूठ नहीं बोलता था और सच वो बताना नहीं चाहता, इसलिए शौर्य ने कुछ ना कहते हुए चुपचाप खीर खाने लगा। शौर्य को दुआ के पास जाने की जल्दी थी। उससे जल्दी से खीर फिनिश की और उठकर जाने लगा तो मीरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कोई तुमसे मिलने आया है, बहुत दूर से, एक बार उसे मिल लो। अपनी माँ की बात सुनकर शौर्य पलटकर अपनी माँ के देखने लगा जो दूसरी तरफ देख रही थी। शौर्य ने अपनी माँ की नज़रों का पीछा कर देखा तो सामने सुनैना खड़ी थी, वो जो होठों पर स्माइल और आंखों में प्यार भरी उसे देख रही थी। शौर्य ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, नॉट अगेन माँ। शौर्य ने कहा और हाथ छुड़ाकर चला गया। वो समझ गया था कि उसकी माँ ने उसे क्यों बुलाया था। मीरा खाली आंखों से शौर्य को जाते हुए देखती रह गई थी। सुनैना को भी शौर्य को इसे यूं इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा। इधर शौर्य वापस अपने ऑफिस पहुंच गया तो अपनी पर्सनल लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर गया और जैसे ही अपने केबिन का डोर ओपन किया उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शौर्य ने ऐसा क्या देखा कि वो शॉक्ड हो गया। अब क्या करेगी सुनैना शौर्य को पाने के लिए। जिसका सब्सक्रिप्शन रह गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड 14, शूज़ सो क्यूट। दुआ ने एक नज़र पूरे कैबिन में देखा तो तहस नहस हो चुका था। दुआ ने केबिन की हालत देखकर कहा, चल दुआ जल्दी कुछ कर।
शौर्य सर ने अगर अपने कैबिन की ऐसी हालत देखी तो तुझे तो वो गैर जिम्मेदार लड़की ही समझेंगे और पहले दिन ही जॉब से ही निकाल देंगे। खुद से कहते हुए दुआ ने अपने दुपट्टे को कमर से बांधा और सभी फ्लोर को बिखरे पेपर्स को उठाने लगी। दुआ ने सभी पेपर्स को इकट्ठा कर फाइल में अरेंज कर दिया था और टेबल पर गिरे पानी को साफ किया। पूरे केबिन को दुआ ने बिल्कुल पहले जैसा ही कर दिया था। तभी उसकी नज़र टूटे हुए लैपटॉप पर गई तो दुआ ने रोनी सी शक्ल में कहा, अब इसे कैसे ठीक करेगी दुआ? तेरी जॉब तो पक्का गई। आज ऑफिस के पहले दिन ही तेरी छुट्टी हो जाएगी। दुआ जो फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर देख रही थी, तभी उसकी नज़र वॉल पर बनी पेंटिंग पर जाकर रुकी। दुआ ने उस पेंटिंग को देखते हुए कहा, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ये। तभी दुआ को उस पेंटिंग में कुछ और भी दिखा। दुआ ने ध्यान से देखा तो पीछे मुड़ी। उसने देखा पीछे वाले वॉल से अटैच सेल्फ के ऊपर वाले रो में एक पेपर लटका हुआ झूल रहा है। ये कैसे छूट गया? कहते हुए दुआ सेल्फ के पास गई और हाथ बढ़ाकर पेपर निकालने की कोशिश करने लगी। 5.2 इंच की दुआ से वो पेपर कहाँ निकलने वाला था? वो पेपर जहाँ फंसा था वो करीब दुआ की हाइट से 1.5 फुट ऊंचा था। दुआ ने आसपास देखा तो एक छोटा स्टूल लिया जिस पर वॉश रखा था जो दुआ से टूट गया था। दुआ ने स्टूल उठाया और वह सेल्फ के पास ले आई। उस पर चढ़कर दुआ ने हाथ बढ़ाते हुए उस पेपर को निकालने लगी। वो स्टूल बार बार दुआ के उचकने से हिल डुल रहा था। इधर शौर्य टॉप फ्लोर पर पहुंच चुका था। उसके कदम अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए थे। उसने जैसे ही डोर ओपन किया, दुआ को स्टूल से चढ़े देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। शौर्य कुछ समझता कि तभी उसकी नज़र स्टूल के पैर पर गई जो दुआ के उचकने की वजह से लड़खड़ा रहे थे। शौर्य ने देखकर लंबे कदमों से दुआ के पास आया। दुआ ने उछलते हुए उस पेपर को पकड़ लिया, पर जैसे ही वो नीचे आई, स्टूल गिर गया। दुआ जैसे ही नीचे गिरने को हुई, शौर्य ने उसे अपने दोनों मजबूत हाथों में थाम लिया। दुआ ने गिरने के डर से अपने दोनों हाथों को चेहरे से ढक लिया। शौर्य उसे डरते हुए देखकर धीरे से मुस्कुराया। दुआ को जब फील हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी तो उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया और अपनी आंखें खोली। उसकी गंजी आंखें शौर्य को 2 रंग वाली आंखों से जा मिली। दुआ ने शौर्य को देखकर अपनी खूबसूरत आंखों को और बढ़ाकर 2 बार पलकें तेजी से झपकाई, मानो कंफर्म कर रही हो उसे बचने वाला शौर्य ही है ना। सर, हम आपको सब एक्सप्लेन करेंगे, प्लीज़ सर, हमें गिराना मत। दुआ ने शौर्य से रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो शौर्य को उसकी ऐसी बातें सुनकर हंसी आ गई, पर उसने अपने इमोशन को अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था। शौर्य दुआ को अपनी बाहों में उठाए हुए काउच की तरफ बढ़ गया। दुआ के हाथ अब शौर्य की गर्दन पर लपटे हुए थे। शौर्य ने दुआ को काउच पर बिठाया और उठने लगा तो दुआ की चीख निकल गई। दुआ की चीख सुनकर शौर्य वापस बैठ गया। क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? शौर्य ने पूछा तो दुआ ने दर्द से कहा, सर, हमारे बाल शायद आपकी शर्ट के बटन में उलझ गए हैं। दुआ के कहने पर शौर्य ने देखा तो सच में दुआ के बाल शौर्य की शर्ट के बटन से उलझे हुए थे। शौर्य ने कहा, तुम हिलो मत, मैं इसे निकालता हूँ। शौर्य के कहने पर दुआ एकदम शांत बैठ गई। शौर्य दुआ के बालों को शर्ट के बटन से निकालने लगा, पर बाल ऐसे उलझे थे कि वो उससे निकल ही नहीं रहे थे। दुआ का सर शौर्य के सीने पर से लगा था। दुआ शौर्य के इतने करीब थी कि वो शौर्य की धड़कन भी सुन सकती थी, पर दुआ का अभी सारा ध्यान अपने उलझे हुए बालों पर था। दुआ ने थोड़ी उदासी से कहा, सर प्लीज़ जल्दी करिए। शौर्य ने कहा, ये हो नहीं रहा है, हम करते हैं। कहते हुए दुआ ने अपने हाथ बढ़ा दिए। दुआ ने अंदाजे से ही अपने हाथ बढ़ाते, इसलिए उसकी उंगलियों ने बालों की जगह शौर्य की उंगलियों को पकड़ लिया। सॉरी सर, हम देख नहीं पा रहे हैं, दुआ ने जल्दी से कहा तो शौर्य ने कहा, इट्स ओके। दुआ को तो कुछ फील नहीं हुआ, पर जब शौर्य की उंगलियों को दुआ की उंगलियों ने छुआ तो उसे एक अलग ही एहसास हुआ और उसने अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर ली। शौर्य पहली बार किसी लड़की के इतने करीब था जिसे वो पसंद करता था।
उसे ये फीलिंग समझ नहीं आ रही थी, पर उसे ये सब अच्छा लग रहा था। दुआ का उसके इतने करीब होने उसे सुकून से देख रहा था। दुआ ने अब तक कोई बार उसकी उंगलियों को छू लिया था और हर बार ही वो छूने के साथ सॉरी बोल रही थी। शौर्य ने दुआ का हाथ पकड़ा और उसे बटन में उलझे बालों तक ले आया। शौर्य ने फील किया दुआ की स्किन बहुत ही सॉफ्ट है। दुआ अपने बालों को निकालने में लग गई, पर उसके बाल निकल ही नहीं रहे थे। दुआ ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, सर हमसे नहीं हो रहा है, हमारे हाथों में दर्द होने लगा है। दुआ की बातें सुनकर शौर्य ने कुछ सोचते हुए अपनी शर्ट का बटन खोलने लगा। बटन खोलते हुए दुआ के बाल भी निकल गए। बटन खुलते ही दुआ के बाल भी निकल गए। दुआ ने एक लंबी सांस ली और अपनी गर्दन को एक हाथ से सहलाते हुए शौर्य की तरफ देखा। शौर्य की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे। उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी। दुआ ने जल्दी से अपने चेहरा पेड़ लिया और कहा, सर प्लीज़ आप अपनी शर्ट के बटन क्लोज करिए। दुआ को आंखें चुराते देखकर उसकी बातें सुनकर शौर्य ने अपनी शर्ट के बटन क्लोज किए। दुआ उठकर जाने लगी तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, तुम कर क्या रही थी? शौर्य के सवालों पर दुआ ने अपनी आंखें भींच लीं और खुद से ही कहा, अब क्या होगा दुआ, तू इतने सोच, दुआ जल्दी कुछ सोच। दुआ भी खुद से ही कह रही थी कि तभी कैबिन का डोर ओपन होकर की आवाज़ आई तो दोनों को सुनाई दी। शौर्य ने जल्दी से दुआ का हाथ छोड़ दिया। दोनों ने डोर की तरफ देखा तो सामने राज खड़ा था। राज ने अंदर आते ही कहा, लास्ट वीक जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था उसकी फाइल क्या तेरे पास है? हाँ, सेल्फ की 3rd रो में है। शौर्य ने कहा तो राज और शौर्य दोनों ही उस टॉपिक पर बात करने लगे। दुआ ने दोनों को देखकर कहा, वही अच्छा मौका है दुआ, भाग वरना क्या करेगी तू, इनसे कैसे टूटा इनका लैपटॉप। खुद से कहते हुए दुआ ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए तो शौर्य ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? सर लंच टाइम हो गया है, हम लंच करने जा रहे हैं। दुआ ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। शौर्य उसे रोकना चाहता था, उससे कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी राज ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया और दुआ से कहा, तुम जाओ। दुआ इतनी तेज़ी से वहाँ निकली जैसे उसके पीछे भूत पड़े हों। दुआ के जाने के बाद राज ने कहा, उसे थोड़ा स्पेस दी। अगर तू हर समय उसे अपने साथ रखेगा तो वो तेरे करीब आने की जगह तुझसे दूर हो जाएगी। राज की बातों पर शौर्य ने कुछ नहीं कहा और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन किया तो उसका लैपटॉप ऑन नहीं हुआ। लैपटॉप की स्क्रीन पर स्क्रैच देखकर शौर्य ने कहा, ये टूट कैसे? तभी उसे लैपटॉप के नीचे उसे वाइट पेपर दिखा जिसका सिर्फ एक कोना ही दिख रहा था। शौर्य ने उसे निकाला और उसे खोलकर पढ़ने लगा। वो दुआ का लिखा हुआ लेटर था जिसमें दुआ से जो भी चीज़ें उसकी टूटी या खराब हुई थी उसके बारे में लिख दिया था। शौर्य ने पेपर फोल्ड करते हुए कहा, इसलिए उसे जाने की इतनी जल्दी हो रही थी। राज शौर्य के सामने बैठा। उसने शौर्य के बदले एक्सप्रेशन को देखा और कहा, क्या हुआ? शौर्य ने कुछ नहीं कहा और अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर उसमें अपने कैबिन की सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। उसने सीसीटीवी फुटेज वहाँ के देखना शुरू किया जब से वो ऑफिस से निकला था। फुटेज देखते हुए शौर्य स्माइल करने लगा। राज ने बहुत सिकुड़कर शौर्य को देखा और कहा, ऐसा क्या देख लिया इसने जो ये इतना मुस्कुरा रहा है? कहते हुए राज उठा और शौर्य के पीछे जाकर खड़ा हो गया। राज की आंखें बड़ी ही हो गई जब उसने शौर्य के कैबिन की हालत देखी। दुआ ने कैसे उसके कैबिन में तूफान ला दिया था और फिर खुद ही उस तूफान को समेटा था। पूरी फुटेज देखने के बाद राज ने शौर्य से कहा, ये तो फुल तोड़ फोड़ टाइप की लड़की है यार, क्या हालत कर दी थी इसने कैबिन की। राज कहते हुए अपनी जगह पर वापस बैठ गया। बट शी इज़ सो क्यूट, शौर्य ने कहा तो राज उसे हैरानी से आंखें बड़ी किए देख रहा था। कल तक तो तू उनसे दूर भागता था, आज तू उन्हीं के तारीफ कर रहा है, राज ने हैरानी से कहा। उसकी नहीं, सिर्फ दुआ की, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। दुआ मांगते तब सभी हैं पर पूरी किसी किसी की होती है। मुझे तो बिना मांगे ही दुआ मिल गई।
शौर्य की बातें राज उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। कहाँ हो तुम सब? दुआ ने कॉल पर ईशा से पूछा। हम कैंटीन में हैं, तुम कैंटीन आ जाओ, ईशा ने कहा। ठीक है, हम आते हैं, दुआ ने कहा और कॉल कट कर दिया। दुआ कैंटीन में पहुंचकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। तभी आयशा ने अपना हाथ हवा में वेव करते हुए दुआ को इशारा किया। दुआ उस ओर बढ़ गई। कैंटीन में आरती और पूजा भी थी। जैसे ही पूजा की नज़र दुआ पर गई, उसने चौंकते हुए कहा, ये अभी तक ऑफिस में क्या कर रही है? इसे तो ऑफिस से बाहर होना चाहिए। पूजा की बात सुनकर आरती ने दुआ को देखा और कहा, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। दुआ अपने दोस्तों को देखते हुए आ रही थी। जैसे ही वो पूजा और आरती की टेबल के पास से निकलने को हुई, दुआ ने अपना एक पैर आगे कर दिया और दुआ को गिराने के लिए। दुआ उसके पैरों से टकराकर गिरने को हुई। तभी मोहित ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। आरती ने जल्दी से पैरों को खींचा और खाना खाने लगी। दुआ ने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ते में कुछ नहीं था। उसने धीरे से कहा, हम गिरे कैसे? हमें ऐसा क्यों लग रहा है हम किसी चीज़ से टकरा गए थे, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तू ठीक है? मोहित ने क्यूरियस वे में पूछा। हम ठीक हैं। वो सभी एक साथ बैठे बातें करने लगे। सबके होश उड़ गए थे जब दुआ ने उन्हें बताया कि वो शौर्य की सेक्रेटरी है। उनके पीछे बैठी आरती और पूजा ने भी उनकी बातें सुनी थी। चम्मच जिसे वो अपने मुंह तक ले आई थी, वो वहीं रुक गई और जब उन्होंने दुआ को शौर्य की सेक्रेटरी होने की बात सुनी। ईशा ने हैरानी से कहा, क्या तू सच कह रही है? हम झूठ क्यों बोलेंगे तुमसे? दुआ ने कहा। बात हजम करने वाली नहीं थी, पर सभी जानते थे दुआ झूठ नहीं बोलती थी, इसलिए उन्हें यकीन करना पड़ा इस बात पर दुआ शौर्य की सेक्रेटरी है। आरती और पूजा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। वो दोनों ही बुरी तरह से जल गई थी। उनका जलना भी जायज़ था। शौर्य की एक झलक भी उन लोगों को मुश्किल से देखने को मिलती थी और दुआ जिसे आए अभी कुछ घंटे ही बीते थे, वो शौर्य की सेक्रेटरी बन गई थी। ये लड़की बहुत चालाक है। कैसे आते ही इसने अपने खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल कर कहाँ से कहाँ पहुँच गई? पूजा ने दांत पीसते हुए कहा। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, आरती ने कहा। अब क्या करने वाली है आरती और पूजा? दुआ के साथ क्या होगा जब दुआ के सामने शौर्य का सच आएगा? सो यू आर लिसनिंग, प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एपिसोड 15, बारिश और नज़दीकियाँ। तीनों लड़कियां खाने के बात करते हुए आगे बढ़ गईं। ऋषि भी उनके पीछे जाने लगा तो मोहित ने उनका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, तुझे थोड़ा अजीब नहीं लगा? क्या अजीब लगना था? दुआ ने शौर्य की सेक्रेटरी बनना? अजीब क्यों लगेगा, ये तो अच्छी बात है। ऋषि की बातों पर फ्रस्ट्रेट होकर मोहित ने कहा, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था शौर्य को लड़कियां पसंद नहीं, वो उनसे दूर ही रहना पसंद करता है। अगर ये सच है तो उसने दुआ को कैसे अपनी सेक्रेटरी बनने दिया? ओह, अब समझ, तुझे जलन हो रही है। जब इतना सोचता है तो उसके बारे में तो उसे प्रपोज क्यों नहीं करता? ऋषि अपनी बात पर कहकर आगे बढ़ गया और मोहित वहीं खड़ा सोचता रहा। दुआ लंच के बाद टॉप फ्लोर पर आ गई, पर उसे शौर्य के कैबिन में जाने में डर लग रहा था। वो शौर्य के कैबिन के बाहर कॉरिडोर में हाथ को मसलते हुए इधर से उधर चक्कर काटते हुए टहल रही थी। वो वहीं एक शख्स अपने दोनों हाथ बांधे अपनी क्यूट आंखों से उसे देख रहा था। जब उसकी देर तक दुआ ने अपनी नज़रें ऊपर नहीं की तो उस शख्स ने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो? आवाज़ सुनकर दुआ ने अपनी झुकी पलकों को ऊपर उठाया। सामने शौर्य खड़ा उसे ही देख रहा था। दुआ ने शौर्य से नज़र मिलते ही कहा, हम आ ही रहे थे। अपनी बात कहकर दुआ धीमे कदमों से चलकर अंदर आई। उसने देखा शौर्य की टेबल पर एक न्यू लैपटॉप था। दुआ समझ गई शौर्य को अपने लैपटॉप के टूटने के बारे में पता चल गया है,
पर उन्होंने हमें कब अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं? दुआ ने सोचते हुए खुद से ही कहा। शौर्य अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। शौर्य लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। हमने जानबूझकर आपका लैपटॉप नहीं तोड़ा, वो गलती से टूट गया, दुआ ने डरते हुए कहा। भूल जाओ ये सब और काम करो। शौर्य को फॉलो करते हुए दुआ ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। तभी शौर्य ने फिर से कहा, मेरे कैबिन के बराबर वाला कैबिन तुम्हारा है, तुम वहाँ बैठकर अपना काम कर सकती हो। दुआ ने ओके कहा और चली गई। अपने कैबिन में पहुंचकर दुआ ने देखा वो कैबिन भी काफ़ी बड़ा और पॉश था। दुआ चेयर पर बैठते हुए बोली, अब हम आराम से काम करेंगे यहाँ। शौर्य सर के सामने बैठकर काम करने में हमें तो डर लगता है। शौर्य ने अपनी जेब से रिमोट निकालकर एक बटन प्रेस किया। जो ग्लास वॉल ब्लैक कलर की थी वो विजिबल हो गई थी। शौर्य अब दुआ को देख सकता था। वो कैबिन में बैठे हुए ही दुआ को देख पा रहा था। दुआ को काम में पूरी तरह से डूब चुकी थी। उसे इस तरह से मन लगाकर काम करते देखकर शौर्य ने कहा, एम्बिशियस गर्ल, और मुस्कुराते हुए भी अपना काम करने लगा। दुआ ने जब डेस्क पर रखी फाइलों को कंप्लीट कर टाइम देखा तो 6 बज चुके थे। ऑफिस आवर्स तो ख़त्म हो गए थे। शौर्य सर को ये फाइल देते फिर घर चले जाएंगे कहते हुए दुआ ने फाइल को उठाया और अपने कैबिन से निकलकर शौर्य के कैबिन में आ गई। शौर्य अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। दुआ ने जब डोर पर नॉक किया तो शौर्य ने उसे अंदर आने की परमिशन दी। दुआ ने शौर्य की टेबल पर फाइल रखते हुए कहा, सर ये फाइल कंप्लीट हो गई है, क्या हम घर जा सकते हैं? शौर्य ने लैपटॉप से नज़र हटाई और दुआ को देखने लगा। शौर्य ने टाइम देखा तो कहा, ठीक है तुम जाओ। एक दूसरे को बाय बोलकर सब चले गए। मोहित ने बाइक दुआ के सामने रोक कर कहा, चल तुझे मैं घर छोड़ देता हूँ। तुम हमें घर छोड़ोगे? हाँ नहीं तो कहा मैं, यही तो कहा मैंने, तूने कुछ और सुना क्या? मोहित ने कहा। तुम्हारा घर हमारे घर से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हुआ, मैं छोड़ दूंगा ना, हम चले जाएंगे। अच्छा घर तक नहीं, ऑटो स्टैंड तक तो छोड़ ही सकता हूँ ना तुझे। मोहित की बात मानकर दुआ उसकी बाइक पर बैठ गई। दुआ के जाने के बाद शौर्य फिर काम में डूब गया। दुआ के घर। तो कैसा रहा आपका पहला दिन ऑफिस में? असद ने पूछने पर दुआ सोचने लगी। सब बता नहीं सकते, झूठ बोल नहीं सकती, कहाँ फंस गई दुआ। आपा घर में इतना तोड़ फोड़ करती है, पक्का ऑफिस में भी तोड़ फोड़ किया होगा, आरव ने दुआ को चिढ़ाते हुए कहा। हम छोड़ेंगे नहीं तुझे आरव, कहाँ भाग रहे हो, रुको अभी बताते हैं हम तुम्हें, आरव के पीछे भागते हुए दुआ ने कहा। उन दोनों को फिर से लड़ते झगड़ते देखकर असद हंसने लगे। तभी मन्नत ने असद से कुछ देते हुए कहा, ये आपका है। असद ने मन्नत के हाथ से उस छोटी सी पेन ड्राइव को लेकर देखते हुए कहा, ये हमारा तो नहीं लग रहा, तुमने दुआ से पूछा? हाँ पूछा था, ये दुआ का भी नहीं है। असद उस पेन ड्राइव को देखकर सोचने लगा और कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें ये मिला कहाँ से? जब हम कपड़े धोने के लिए डाल रहे थे तभी ये मिला था हमें, मन्नत ने कहा। असद को जैसे कुछ याद आया और उसने कहा, हाँ ये हमारा ही है। अपनी बात पर कहकर असद अपने रूम आया और कबर्ड्स के ड्रॉ में पेन ड्राइव को रखते हुए खुद से कहा, उस आदमी ने ये हमें क्यों दिया, उसने ये कब दिया होगा? कहते हुए वो फिर से सोचने लगा। तभी उसे याद आया वो आदमी उसे गले मिला था, शायद तभी उसने पेन ड्राइव हमारी पॉकेट में रखी होगी, तभी वो हमारे कह रहा था वो हमसे मिलने आएगा। इधर दुआ असद के पीछे भागते हुए गार्डन में आ गई थी। दुआ हांफते हुए बेंच पर बैठ गई। दुआ ने बगल बैठते हुए आरव बोला, देखा बचा लिया ना आपको अब्बू से। दुआ ने अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट को आरव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये हमारी मदद के लिए। हाँ अपा, आप हमें रिश्वत दे रही हैं, पापा ने कहा है ना रिश्वत लेना बुरी बात है।
खत्म करो अपनी नौटंकी और लो इसे, वरना खा जाएंगे हम। अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो ले ही लेता हूँ। आरव ने दुआ के हाथ से चॉकलेट लेते हुए कहा। क्या तुम्हें एक्टर बनना है? नहीं, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो फिर ये इतनी नौटंकी क्यों करते हो? दुआ ने कहा। आपा, आप मुझे ऐसे डांट नहीं सकती। आपको हर बार मैं बचाता हूँ जब आप फंसती हैं। आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ तो भाई तुम हमारे हो, हमारी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। दुआ ने आरव को गाल खींचते हुए कहा। हाँ, दर्द हो रहा है आपा, छोड़ो ना, छोड़ो हमें। आप भी कभी बड़े होने का फर्ज निभाइए ना, और अब्बू से कहकर हमें वीडियो गेम खेलने की परमिशन दिलाइए। सॉरी, वो तो हम नहीं करेंगे। अत्याचारी आपा, आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। आरव अपनी बात कहकर चॉकलेट खाने लगा। दुआ ने चॉकलेट के कुछ पीस तोड़ते हुए कहा। हमें भी दो थोड़ा। बच्चों पर अत्याचार भी करती है और उनकी चीज़ें छीनकर भी खाती है। आरव ने यह धीरे से कहा, पर दुआ ने उसे बड़बड़ाते हुए सुन लिया। कुछ कहा तुमने? दुआ ने पूछा। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था, आप और लेंगी? नहीं, तुम खाओ, दुआ ने कहा, और दोनों बेंच पर बैठ चॉकलेट खाने लगे। इस बात से अनजान कि दो आंखें उन दोनों को काफ़ी देर से देख रही थीं। दोनों भाई बहन अपनी मस्ती में लगे हुए थे। शौर्य अपनी कार में बैठा उन दोनों भाई बहन की मस्ती करते हुए देख रहा था। शौर्य के होठों पर छोटी सी मुस्कान थी। उसकी आंखें दुआ के चेहरे पर ही उसे इतना खुश देखकर शौर्य को एक सुकून मिल रहा था। रात के 10 बज रहे थे और दोनों भाई बहन गार्डन में बैठे चॉकलेट खा रहे थे। आरव ने तेज हवा को फील करते हुए कहा। लगता है आपा बारिश होने वाली है। अगर आज बारिश आई ना आरव, तो कल हम 2 चॉकलेट लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। दुआ ने यह कहा तो कि तभी एक बूंद उसके गाल पर आकर गिरी। दुआ ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराने लगी। शौर्य कार में बैठा दुआ की हर हरकत को देख रहा था। आरव के उठते हुए कहा, चलो आपा, बारिश आ गई। दुआ ने कहा, तुम्हें पता है ना बारिश कितनी पसंद है। हम नहीं आ रहे, तुम जाओ। हम जा रहे हैं और अम्मी से भी जाकर आपकी शिकायत करेंगे। आरव अपनी बात बोलकर अंदर चला गया। दुआ बेंच से उठी और दोनों हाथ फैलाते हुए बारिश में भीगने लगी। दुआ ने बेबी पिंक कलर का सूट पहना था। बारिश में भीगने की वजह से दुआ कपड़े उसकी स्किन से चिपक गए थे, जिसकी वजह से उसका परफेक्ट फिगर शो रहा था। उसके लंबे बाल भी उसकी स्किन पर बदन से चिपके हुए थे। बारिश की ठंडी बूंदों ने दुआ की गोरी रंगत को हल्का गुलाबी कर रखा था। शौर्य बिना पलके झपकाए दुआ को देख रहा था। उसका जी चाह रहा था वो अभी दुआ को पास जाए और उसे हक कर ले। शौर्य को अपनी फीलिंग्स पर अच्छा कंट्रोल था, पर आज उसके चेहरे पर देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर खुद से लग रहा हो। शौर्य ने अपना हाथ जोड़ से स्टीयरिंग पर मारा और अपनी लाल हो गई आंखों से दुआ को देखने लगा। शौर्य बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा था। खुद को काबू करने से उसके जिस्म में गर्मी बढ़ती जा रही थी, जिसकी झलक उसकी लाल आंखों में दिख रही थी। शौर्य ने स्टीयरिंग पर हाथ रखा, उसे जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें कंटिन्यूसली दुआ पर ही थी। दुआ, जिसे अंदाज़ा भी नहीं था उसकी हर हरकत किसी की बेचैनी को बढ़ा रही है। वो मस्ती में बेफिक्र भीग रही थी। बारिश की बूंदें जब उसके चेहरे से होकर उसके होठों पर ठहरती तो शौर्य को उन्हें देखकर अपने होठों पर जलन महसूस होती। तभी एक आवाज़ ने दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दुआ की माँ आवाज़ दुआ को देते हुए लॉन में आई। दुआ ने अपनी अम्मी को देखा और दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए क्यूट सा फेस बनाकर सॉरी कहा। दुआ के ऐसे एक्शन से देखकर शौर्य एक बार फिर मुस्कुरा दिया। दुआ अंदर चली गई। जैसे ही मन्नत अंदर जाने के लिए मुड़ी तो उसकी तिरछी नज़र उस ब्लैक कार पर गई जो उसके घर के कुछ दूरी पर खड़ी थी।
कार के विंडो का ब्लैक ग्लास होने की वजह से मन्नत को कार में बैठा शख्स नहीं दिखा, पर शौर्य ने मन्नत को अपनी कार की तरफ देखते हुए देख लिया। शौर्य ने बिना एक सेकंड की देरी किए कार स्टार्ट कर चला गया। मन्नत ने उस ब्लैक कार को जाते हुए देखा और कहा, किसकी कार थी वो? कौन था उस कार में? और ये हमारे घर के बाहर क्यों थी? मन्नत अपने मन में सारे सवाल लिए अंदर चली गई। शौर्य कार ड्राइव कर काफ़ी दूर आ गया था, पर अभी भी दुआ के चेहरे उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। शौर्य ने एकदम से ब्रेक लगाया और कार का फ्रिक्शन की आवाज़ बारिश की आवाज़ में घुल गई। ब्रेक लगते ही शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। सड़क के दोनों तरफ जंगल था और तेज बारिश की आवाज़ शौर्य के कानों में जा रही थी। शौर्य ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा। उसके जिस्म की गर्मी जो फिर से बढ़ गई थी। वो कार के बाहर आया और कार के बोनट पर टिक कर खड़ा हो गया। हमें बारिश बहुत पसंद है, ये आवाज़ शौर्य के कानों में गूंज रही थी। हमें बारिश बहुत पसंद है। शौर्य ने अपने हाथ फैलाए और बारिश में भीगने लगा। अपनी आंखें बंद थी, उसकी आंखें बंद थी, चेहरा ऊपर की ओर था। वो बंद आंखों से दुआ को होने का एहसास को फील कर रहा था। शौर्य ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा, जहाँ दुआ सड़क के बीचों बीच दोनों हाथ फैलाए भीग रही थी। शौर्य के कदम उसकी ओर बढ़ गए। शौर्य दुआ के पास जाकर उसे देखने लगा। तभी दुआ ने शौर्य को देखा और अपनी बाहें उचकाकर सवाल किया। शौर्य ने अपना एक हाथ दुआ की गर्दन में डाला और उसे अपने करीब कर लिया। शौर्य की नज़र दुआ के होठों पर थी, जो बारिश में भीगने से हल्के गुलाबी हो गए थे और कांप रहे थे। बारिश की बूंदें जो उनके होठों पर ठहरी हुई थी, वो उनके अपनी प्यास बुझाना चाहते थे। उस आदमी ने क्यों असद को ये पेन ड्राइव दी थी? क्या मन्नत अब दुआ पर शक करेगी? क्या मोहित शौर्य के इरादों को समझ पाएगा? तो अब एपिसोड 16, दुआ के आंसू, शौर्य का गुस्सा। शौर्य की नज़र दुआ के होठों पर थी और जो बारिश में भीगने से हल्के गुलाबी हो गए थे और कांप रही थी। बारिश की बूंदें जो उसके होठों पर ठहरी हुई थी, वो अपने आप अपनी प्यास बुझाना चाहता था। शौर्य ने आगे बढ़ते हुए जैसे ही उसके होठों पर अपने होठ रखने चाहे, एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शौर्य ने पीछे मुड़ते हुए देखा। एक कार तेज रफ्तार से हॉर्न देते हुए आ रही थी। शौर्य ने वापस से दुआ की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दुआ वहाँ थी ही नहीं, वो तो शौर्य के ख्यालों में ही थी, जिसे वो एज्यूम कर रहा था। शौर्य ने अपने दोनों हाथ चेहरे पर फेरते हुए अपने बालों को ऊपर किया और एक बार फिर दोनों बाहें फैलाकर ऊपर की ओर देखने लगा। उसने इतनी जोर से दुआ का नाम लिया कि बारिश की बूंदों को भी उसकी आवाज़ चिर गई। देर रात शौर्य घर पहुंचा। राज उसका काफ़ी देर से वेट कर रहा था। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था और कॉफ़ी पीते हुए हॉल में ही टहल रहा था। शौर्य को भीगा देखकर राज ने शॉक्ड से कहा, तुम भीग कैसे गया? मुझे तो बारिश में भीगना पसंद नहीं है। तुझे तो? शौर्य ने राज की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और सीधा अपने रूम में चला गया। दुआ टॉवल से बालों को सुलझाते हुए बाथरूम के बाहर आई। बारिश में नहाकर अब से अच्छा फील कर रहा था। टॉवल को एक तरफ रखते हुए दुआ बेड पर बेतरबी से लेट गई। एक हाथ बढ़ाकर बेड साइड टेबल से दुआ ने अपना फ़ोन उठाया और यूज़ करने लगी। कुछ देर फ़ोन यूज़ कर दुआ ने अपना फेवरेट सॉफ्ट टॉय लिया और उसे हक करके सो गई। बेड पर एक तरफ दुआ के हल्के गीले बाल बिखरे हुए थे। सोते हुए दुआ के चेहरे पर सारे जहाँ की मासूमियत थी। शौर्य अब फ्रेश होकर अपने रूम में आया और राज उसके आने का वेट कर रहा था। शौर्य काउच पर बैठ गया और उसने सामने रखे खाने को खाने लगा। राज उसके बगल में बैठते हुए उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बढ़ाते हुए कहा, ले तेरा काम हो गया। क्या उसने इस साइन करने से पहले इसे पढ़ा? शौर्य ने पूछा। नहीं, उसने कहा ज्वाइनिंग लेटर ही तो है। कहते हुए राज ने शौर्य के चेहरे पर एक्सप्रेशन देखे चाहे, पर शौर्य शांत था।
और बिना किसी बात की परवाह किए खाना खा रहा था। राज जब बेड की तरफ बढ़ा तो सोने के लिए, तो शौर्य ने उसे रोकते हुए कहा, आज से तू अपने रूम में सोएगा, मेरे साथ नहीं। राज के मुंह बनाते हुए कहा, पर क्यों, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर क्यों तू मुझे रूम से निकालने को तुला है? शौर्य ने बिना राज की तरफ देखे हुए कहा, तू अपने रूम में जा रहा है या तुझे इस विला से ही निकाल दूं? राज शौर्य की बात से डर गया और जाते हुए बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ, धमकी देने की जरूरत नहीं है। राज ने पिलो और चादर उठाई और चला गया। शौर्य बेड पर लेटा और अपनी दोनों हाथों को सिर के नीचे रखते हुए सोचने लगा। शौर्य ने ख्यालों में अभी भी दुआ ही थी। वो कब उसके बारे में सोचते हुए सो गया, उसे भी पता नहीं चला। अगला दिन ऑफिस जाने की जल्दबाजी में अब तक दुआ ने 3 बार बर्तन तोड़ दिए थे, 3-4 बर्तन तोड़ ही दिए। आरव ने दुआ को जल्दबाजी करते देखकर कहा, आपा आज के लिए काफ़ी है इतनी तोड़फोड़, कुछ तोड़फोड़ अपने ऑफिस में भी करो। तुम्हें तो हम देख लेंगे, दुआ ने गुस्से से कहा। क्या आपा, आप बोर नहीं होती? क्या बार बार कहती हो देख लेंगे देख लेंगे, कितना देखोगी? ये शक्ल बदलने वाली नहीं है, वही रहेगी जो जितनी बार भी देखोगी। आरव की बातों पर दुआ उसे कोई अच्छा सा जवाब देना चाहती थी, पर देर होने की वजह से वो अपनी कंजी आंखों से ही उसे घूरकर चली गई। ऑफिस पहुंचकर दुआ लिफ्ट में पास खड़ी थी। दुआ ने देखा उससे कुछ दूरी पर ऑफिस का स्टाफ बात करते हुए लिफ्ट में आने का वेट कर रहा था। दुआ ने देखा वो जहाँ खड़ी थी वहाँ कोई भी नहीं था उसके अलावा। दुआ ने नज़रें उठाकर इधर उधर देखा तो एक लड़की को रोकते हुए उससे कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उस लड़की ने कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये लिफ्ट शौर्य और राज सर की यूज़ करते हैं? ये उनकी प्राइवेट लिफ्ट है, वहाँ जाओ जहाँ सब खड़े हैं, वो लिफ्ट है स्टाफ के लिए। दुआ ने वहीं देखा जहाँ वो लड़की इशारा कर रही थी। दुआ को अब समझ आ गया क्यों वो सभी उसे देखकर बातें कर रहे थे। दुआ गई और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। अच्छा है हमें पता चल गया, अब एक और गलती नहीं कर सकते हम, दुआ ने कल शौर्य की कैबिन की हालत को याद करते हुए कहा। आरती ने जैसे ही दुआ को लिफ्ट के पास आते देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर और दुआ को घूरते हुए चली गई। एक लड़के की आंखें जो दुआ पर ही थी, वो कंटिन्यूअसली दुआ को देखे जा रही थी। तभी एक दूसरे लड़के ने उस लड़के को कहा, कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खूबसूरत है ना? उस लड़के ने अपनी आंखें दुआ पर गाड़ते हुए उस लड़के की बातों पर जवाब देते हुए कहा, बहुत। लिफ्ट आई और वो सभी एक एक कर लिफ्ट में आ गए। दुआ ने अपने बैग को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। हल्के पीले रंग के सूट में दुआ बहुत खूबसूरत लग रही थी। लिफ्ट बड़ी ही थी कि उसने करीब 12 से 45 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते थे। दुआ जिसे शौर्य के फ्लोर पर जाना था, वो बिल्डिंग का टॉप फ्लोर था, 25वां। हर फ्लोर पर एक अलग डिपार्टमेंट था। अभी 15 फ्लोर ही आया था। ये लिफ्ट अचानक से रुक गई और लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। सभी घबरा गए। दुआ ने अपने कपड़ों को मुट्ठी में भींच लिया और खुद को खुद से समेटते हुए अपनी आंखें बस कसकर बंद कर ली। तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसे छुआ है। ये महसूस करते दुआ ने अपनी आंखें झट से खोली। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर कुछ सेकंड बाद उसे लाइट आ गई। दुआ ने रोशनी में इधर उधर देखा, पर सब अपनी जगह पर ही खड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंधेरे में किसने उसे छुआ था। दुआ ने किसी के कुछ नहीं कहा और जब तक लिफ्ट 25वें फ्लोर पर पहुंची तब तक दुआ लिफ्ट में अकेली रह गई थी। ऐसा दुआ के साथ पहली बार हुआ था। वो अपने आप को और नहीं संभाल पाई और रोने लगी। उसके आंसू की बूंद लुढ़क कर उसके गालों पर गिर गई। लिफ्ट से निकलते हुए दुआ सीधे अपने कैबिन में चली गई। बैग को एक तरफ रखते हुए दुआ सोफे पर बैठकर दोनों हाथों से अपने चेहरे पर रखकर रोने लगी। दो आंखें दुआ को ही देख रही थी। उसने सब देखा था, दुआ का रोते हुए आना और फिर से रोना। दुआ को रोते हुए देखकर शौर्य ने अपनी मुट्ठी को कसकर बांध लिया।
वो अपनी चेयर से उठा और दुआ के पास आकर खड़ा हो गया। दुआ गलती से शौर्य के कैबिन को अपना कैबिन समझकर आ गई थी। वो अब सिसकते हुए रो रही थी। तभी एक ठंडी सी शांत आवाज़ उसके कान में आई। दुआ ने अपना चेहरे से हाथ हटाया और अपने सामने खड़ी उस पर्सनैलिटी को देखते हुए देखा जिसे देखकर अच्छे से अच्छे लोग के भी होश उड़ जाए। आप यहाँ? कहते हुए दुआ ने केबिन को देखा। दुआ को एहसास हो गया कि वो अपने नहीं शौर्य के कैबिन में आ गई है। सॉरी, हम गलती से आपके कैबिन में की जगह आपके कैबिन में आ गए हैं। अपनी बात कहते हुए दुआ ने अपना बैग उठाया और उठकर जाने लगी। तभी उसे फील हुआ किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ है। दुआ ने मुड़कर देखा तो वो कोल्ड लुक देते हुए उसे ही देख रहा था। तुम रो क्यों रही हो? शौर्य ने शांत लहजे में कहा। कुछ नहीं, कहते हुए दुआ ने शौर्य को अपना हाथ छुड़ाया और चाह कर शौर्य ऐसे ही खड़ा अपनी ही 2 रंग वाली आंखों से उसे देखे जा रहा था। हमारा हाथ छोड़िए, दुआ ने रोते हुए कहा। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। पहले बताओ तुम रो क्यों रही हो? शौर्य ने मुश्किल से खुद को शांत करते हुए कहा। प्लीज़ सर, हमें जाने दीजिए, कहते हुए दुआ लगातार शौर्य से हाथ को छुड़ाने की स्ट्रगल कर रही थी। दुआ अब और रोने लगी। उसके आंसू अब पानी की तरह बह रहे थे। दुआ ने रोते हुए कहा, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। शौर्य ने दुआ का हाथ छोड़ा, उसे कंधे से पकड़ा और कहा, दुआ प्लीज़ बताओ क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? प्लीज़ बोलो दुआ। दुआ ने भीगी आंखों से शौर्य को देखा। ना जाने दुआ को शौर्य की आंखों से देखकर क्या हुआ, वो झट से उसके गले लग गई। दुआ ने दोनों हाथ शौर्य की गर्दन पर लिपटे हुए थे। शौर्य तो दुआ की इस स्टेप से अचानक अचकचा रह गया, शॉक्ड रह गया। दुआ जो उसके सीने से लगी थी, अब दुआ के आंसू शौर्य की शर्ट को भिगो रहे थे। क्या करेगा शौर्य उन लोगों के साथ जिन्होंने दुआ के साथ ये बदतमीजी की? क्या था उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसे दुआ ने बिना पढ़े ही साइन कर दिया? क्या शौर्य की जाल में दुआ फंसकर रह जाएगी? तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। एपिसोड 17। कहाँ छुआ उसने तुम्हें? दुआ के गले लगते ही शौर्य के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। शौर्य से एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था, पर साथ ही दुआ के आंसू उसे तड़पा रहे थे। शौर्य ने उसके दोनों हाथ दुआ को कमर पर बांधे हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। शौर्य की बाहें दुआ को महसूस कर रही थीं। इससे पहले कि दुआ वापस से उसके एक झटके से अलग हो गई। जैसे ही दुआ ने शौर्य के हाथ को अपनी कमर पर महसूस किया, वो उसे अलग हो गई। सॉरी, हम दुआ को बीच में रोकते हुए शौर्य ने कहा, इट्स ओके, अब तुम बताओगी हुआ क्या है? दुआ खामोश थी। शौर्य के पेशेंस का आज दुआ अच्छा खासा टेस्ट ले रही थी। शौर्य ने कहा, बोलो दुआ, क्या बात है? शौर्य के इतनी बार पूछने पर दुआ ने भीगी आंखों से उसे देखा। शौर्य ने अपना रुमाल दिया और दुआ ने नज़रें नीचे करते हुए कहा, वेस्ट लाइन। शौर्य ने सुनते ही अपनी आंखें बंद की और कहा, अपने कैबिन में जाओ। दुआ जाने लगी तभी शौर्य फिर से उसे रोकते हुए कहा, तुम उस लिफ्ट का यूज़ नहीं करोगी अब से। दुआ शौर्य की इस बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर चली गई। दुआ के जाते ही शौर्य ने एक पंच जोर से दीवार पर मारा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो अब उस आदमी को जिंदा जला देगा। शौर्य चेयर पर बैठा और अपनी आंखें लैपटॉप पर गड़ा दी। उसके पास एक्सेस था। वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। शौर्य 2 बार सीसीटीवी फुटेज देख चुका था, पर उसे अभी वो लड़का नहीं मिले जिसने दुआ को बुरी नीयत से छुआ था। शौर्य तीसरी बार सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। लिफ्ट की लाइट बंद होने के बाद जब दुआ लाइट आई तो दुआ के चेहरे पर तनाव था। वो इधर उधर नज़रें घुमाकर देख रही थी। सभी अपनी जगह खड़े थे। शौर्य बहुत ध्यान से इस सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। जब लिफ्ट 15 फ्लोर पर रुकी थी तो उसमें से 2 लड़के बाहर आए। उन लड़कों की एक्टिविटी देखकर शौर्य ने वीडियोस पॉज कर दिया। वो दोनों लड़के लिफ्ट से बाहर आकर एक दूसरे को हाई फाई कर रहे थे।
दोनों के होठों पर कुटिल मुस्कान थी, जिसे देखकर शौर्य समझ गया दुआ के साथ गलत इन दोनों ने किया है। राज काफ़ी देर पहले ही शौर्य के कैबिन में आ गया था। शौर्य के चेहरे पर गुस्सा देखकर और उसे उस तरह लैपटॉप में डूबा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई शौर्य को डिस्टर्ब करने की। शौर्य ने लैपटॉप की स्क्रीन को राज की तरफ करते हुए कहा, ये दोनों मुझे चाहिए। राज ने उन दोनों लड़कों को देखा और कहा, तुझे ये क्यों चाहिए? शौर्य ने रूड होते हुए कहा, जितना कहा है उतना कर। राज ने शौर्य को गुस्से को भांपते हुए आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो दोनों लड़के शौर्य के कैबिन में थे। शौर्य अपने दोनों हाथ बांधे डेस्क के टिक कर खड़ा उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। दोनों लड़के शौर्य के सामने नजरें नीचे किए खड़े थे। शौर्य की गुस्से से गर्मी दोनों को ही महसूस कर रही थी। राज दुआ को लेकर शौर्य के कैबिन में आया। दुआ ने उन दोनों लड़कों को देखा और शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने दुआ की सवालियों नज़रों से जवाब देते हुए कहा, ये वही हैं। शौर्य की बातें सुनकर दुआ के दांतों दोनों लड़कों को गुस्से से देखा। जैसे ही दोनों लड़कों ने दुआ को देखा वो समझ गए यहाँ उन्हें क्यों लाया गया है। एक लड़के ने दूसरे लड़की की तरफ इशारा करते हुए जल्दी से कहा, सर वो मैंने नहीं किया, इसने किया था। शौर्य कुछ कहता उससे पहले ही दुआ ने कहा, लड़की पब्लिक प्लेस में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। उसे जब चाहे जहाँ चाहे छू सकते हैं आप लोगों ने इन्हीं घटिया हरकत की वजह से हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। सिचुएशन कैसी हो हमें ही सभी सिचुएशन में गलत समझा जाता है। हमें हमारे सपनों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है आप जैसे लोगों की वजह से। दुआ की आंखों में आंसू आ गए थे। शौर्य बहुत ध्यान से दुआ को देख रहा था। उसकी कही एक बात शौर्य के कान में गूंज रही थी। दुआ ने आगे बढ़ उन्हें थप्पड़ मारना चाहा, पर उसने अपने हाथों को हवा में ही रोक लिया और कहा, आप लोगों को छूकर हम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। दुआ ने गुस्से से उन दोनों को देखा और अपनी बात कहकर बिना एक पल की देरी किए चली गई। राज को अब समझ आ गया मामला क्या है और सारी बातें समझते हुए राज ने कहा, क्या करना है इनका? शौर्य ने गुस्से से दोनों को घूरते ही कहा, दुआ ने इन्हें माफ़ किया है, मैंने नहीं। राज समझ गया शौर्य क्या कहना चाहता है। राज ने कैबिन का डोर बंद कर दिया। शौर्य सीधे कदमों से दोनों के पास आया और उस लड़के के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उन्हें उल्टी तरफ मोड़ दिया। उस लड़के की दर्द से चीख कैबिन में गूंज गई। दूसरा लड़का तो ये देखकर बेहोश होकर नीचे गिर गया। शौर्य ने उस लड़के की हाथ की उंगलियों को तोड़ दिया था। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी चीज़ का कोई और छुए बुरी नीयत से? वो उसकी थी, उसके अलावा कोई और उसे कैसे छू सकता था? वो लड़का अपने उस हाथ को पकड़े नीचे गिरा दर्द में तड़प रहा था। शौर्य ने इसे देखते हुए राज से कहा, ले जाओ इसे और अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। उनके जाने के बाद शौर्य अपने कैबिन में अटैच बालकनी में आया और दिल्ली शहर को अपनी काली भूरी आंखों से देखते लगा। एक सिगरेट को अपने होठों के बीच रख लिया। सिगरेट के कस लेते हुए शौर्य ने खुद से कहा, तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं छू सकता। जो भी तुम्हारे करीब आ जाने की कोशिश करेगा मैं या तुम्हें छूने की कोशिश करेगा उसके साथ मैं ऐसा ही करूँगा। सिगरेट खत्म होकर शौर्य कैबिन में आया और इंटरकॉम से दुआ को अपने कैबिन में बुलाया। दुआ जिसके चेहरे की चमक आज गायब थी और उदासी ने अपना पहरा डाला हुआ था, वो बुझे मन से शौर्य के कैबिन में आई और उसके सामने खड़ी हो गई। शौर्य ने दुआ पर अपनी एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, इफ़ यू फील नॉट गुड सो यू टेक ऑफ टुडे। दुआ ने अपनी झुकी नज़रों से ऊपर उठाया और कहा, नो सर आई एम। दुआ ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी आंखें शौर्य के उस हाथ पर गई जिस हाथ में खून बह रहा था। सर ये कैसे हुआ? कहते हुए दुआ शौर्य के पास आई और शौर्य के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसकी चोट को देखने लगी। मैं ठीक हूँ, शौर्य ने कहा। इतना खून निकल गया और आप कह रहे हैं आप ठीक हैं? आप बताइए फर्स्ट एड कहाँ है? दुआ के पूछने पर शौर्य ने एक ड्रॉ की तरफ इशारा कर दिया। शौर्य दुआ के घबराए चेहरे को देखकर जिस पर एक दर्द दिख रहा था
क्या दर्द मेरे लिए है? शौर्य ने मन में ही खुद से सवाल किया। दुआ शौर्य की चोट का साफ कर उस पर ऑइंटमेंट लगाते हुए बोली, थोड़ी जलेगी पर आप बर्दाश्त कर लेना। कहते हुए दुआ शौर्य की चोट पर ऑइंटमेंट लगाते हुए फूंकने लगी। शौर्य तो दुआ को देखने में इतना खो गया था कि उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, दुआ की फूंक उसके जलते सीने पर ठंडी बर्फ का काम कर रही थी। शौर्य की चोट पर ड्रेसिंग कर दुआ ने शौर्य को देखते हुए कहा, आज आप कोई काम नहीं करेंगे इस हाथ से? पर मैं खाना कैसे खाऊंगा? शौर्य ने पूछा। शौर्य ने राइट हैंड में चोट लगी थी क्योंकि उसने राइट हैंड से पंच बनाकर दीवार पर मारा था। दुआ ने सोचा और कहा, बात तो सही है आपकी। हाँ, रास्तर आपको खाना खिला देंगे। वो ऑफिस में नहीं है, किसी काम से बाहर गया है, शौर्य ने कहा और दुआ के जवाब का इंतज़ार करने लगा। दुआ ने कहा, आपका लंच कहाँ है? शौर्य ने लंच हर रोज़ मीरा अपने हाथों से बनाकर ड्राइवर के साथ भेजती थी। शौर्य ने इशारा किया तो दुआ शौर्य का लंच बॉक्स ले आई। दुआ ने अपने हाथों से शौर्य को प्लेट लगाई। शौर्य की आंखें तो बस दुआ को ही देख रही थी। दुआ ने चम्मच से खाना लेकर शौर्य के मुंह की तरफ बढ़ाया। शौर्य ने दुआ से कहा, अगर आर यू श्योर तुम ये करना चाहती हो? शौर्य की बातों पर दुआ ने कहा, हमारे पापा कहते हैं अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए मदद, हम पीछे नहीं हटेंगे। शौर्य धीरे से मुस्कुराया। दुआ ने शौर्य को मुस्कुराते देखा और चौंकते हुए कहा, आप हंसते भी हैं? आपको स्माइल करना आता है? आखिर कब तक शौर्य दुआ से अपना असली चेहरा छुपाता रहेगा? इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी एक फिंगर टच सब्सक्राइब बटन पर लगाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 18, शौर्य और दुआ की बातें। हैंडसम लड़का। एपिसोड 18। शौर्य को मुस्कुराते देखकर दुआ ने अपनी दोनों कंजी आंखों को बढ़ाकर अपनी बड़ी बड़ी काली और घनी पलकों को झपकाते हुए हैरानी से कहा, सर, आप हंसते हुए आपको स्माइल करना आता है? आप हंसते भी हैं? शौर्य दुआ की बातें सुनकर उसके रिएक्शन को देख रहा था। मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कहा, दुआ, मैं भी तुम्हारे ही तरह एक इंसान हूँ। तुमने मुझे एलियन समझा है क्या? नहीं सर, हम तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमने आपको देखा आप सीरियस लुक में ही रहते हैं। आज पहली बार आपको स्माइल करते देखा है, दुआ ने कहा। दुआ अब शौर्य के साथ कंफर्टेबल फील करने लगी थी। वो अब आराम से बिना डरे किसी झिझक के शौर्य से बात कर रही थी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि शौर्य बड़े ध्यान से दुआ के चेहरे को देख रहा था। दुआ ने शौर्य की लास्ट बाइट खिलाई और उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे हाथों से खाना चाहता हूँ दुआ। लंच बॉक्स को साइड में रखते हुए दुआ ने कहा, सर, अब हम चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। दुआ के जाने के बाद शौर्य ने अपने उस हाथ को देखा जिसे दुआ ने अपने दोनों हाथों से थामा हुआ था। उसने फिर से स्माइल किया। दुआ अब कैंटीन पहुंची तो ऋषि और मोहित ज़्यादा काम होने की वजह से लंच करके जा चुके थे। आयशा और ईशा दोनों ही दुआ के आने का वेट कर रही थी। दुआ ने उन्हें मैसेज करके बता दिया था कि वो लेट हो जाएगी आने में। दुआ जब आई तो दोनों बातें कर ही रही थी। तीनों ने साथ में लंच किया और कुछ टाइम साथ में स्पेंड किया। तुम्हें ये लड़का हैंडसम लग रहा है, एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा। ज़्यादा तुमने शौर्य सर को नहीं देखा शायद, इसलिए तुम्हें ये हैंडसम लग रहा है। जिस दिन तुम शौर्य सर को देखोगी दुनिया के सारे लड़के तुम्हें एवरेज लगेंगे, पहली लड़की ने दूसरी लड़की से कहा। क्या लुक्स है उनके, वो तो अपने लुक्स से सुपरस्टार को भी फेल कर दें। सांवला रंग है उनका पर फिर भी कयामत लगते हैं, दूसरी लड़की ने फिर से कहा। तो पहली लड़की ने क्यूटनेस होते हुए कहा, यार तुमने इतनी तारीफ कर दी है शौर्य सर की, अब तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए। अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए, शौर्य सर को देखना इतना आसान नहीं है, दूसरी लड़की ने कहा। दुआ को टेबल के पीछे बैठी हुए दोनों लड़कियां अपनी बातों में मग्न थीं।
पर दुआ उन दोनों की बातों से परेशान हो गई। उसने झुंझलाते हुए कहा, सबको शौर्य सर इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है? मानते हैं हम वो एक अच्छे इंसान है, पर वो सभी लड़कियों के गॉसिप और टॉपिक क्यों बने रहते हैं? मेरी जान, लगता है तुझे शौर्य सर को सही से नहीं देखा, तभी ऐसा बोल रही है। शौर्य सर यहाँ भी नहीं, सभी लड़कियों के लिए गॉसिप का टॉपिक है, अपनी गुड लुक्स और यूनिक पर्सनैलिटी की वजह से। तुझे अंदाज़ा भी है शौर्य सर के पीछे कितनी ही लड़कियाँ पागल हैं? आयशा ने आंख में चमक लिए कहा, तू तो सर की सेक्रेटरी है यार, तब भी तूने उन्हें ढंग से नहीं देखा? पता नहीं, ईशा ने कहा। दोनों ने बातों को दुआ के पास कोई जवाब नहीं था। दुआ उठी और रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बोली, हम जा रहे हैं, लंच टाइम ओवर हो गया है। दुआ के साथ वो दोनों भी चली गई। शौर्य के बुलाने पर दुआ उनके कैबिन में आई। शौर्य ने दुआ के काम करवाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो तो उसे अपने पास रखना चाहता था, पर राज की बातों को याद करते हुए शौर्य ने ना चाहते हुए भी काम करने के लिए उसे दुआ को अपने कैबिन में बुलाया। द्वार के सामने फाइल की को रखते हुए शौर्य ने कहा, क्या तुम इस फाइल को 30 मिनट में कंप्लीट कर सकती हो? फाइल की एक नज़र देखते हुए दुआ ने कहा, ओके सर, हम इसे अभी कंप्लीट करके लाते हैं। दुआ के उठता हुआ देख उसे रोकते हुए शौर्य ने कहा, तुम इसे यहीं बैठकर कंप्लीट करो। दुआ ने ओके सर कहा और वहीं बैठकर काम करने लगी। शौर्य भी अपने लैपटॉप में पूरी तरह से डूब गया था। शौर्य की नज़रें बीच बीच में दुआ को देख लेती, पर दुआ का तो वो फुल डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रही थी। फ़ोन की रिंग ने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। शौर्य ने फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया और कॉल रिसीव कर बातें करने लगा। दुआ ने फ़ोन पर बात कर रहे शौर्य को देखा और उसे कुछ याद आया। उसने कानों में अपनी उन दोनों लड़कियों की ओर ईशा और आयशा की कहीं बातें गूंजने लगी। उन लोगों की बातों को याद कर दुआ शौर्य को ध्यान से देखने लगी। इस दौरान उसकी दो खूबसूरत कंची आंखें शौर्य के नीचे से ऊपर तक देख रही थी। हाथ में पकड़े पेन को होठों पर रख लिया। दुआ की आंखें शौर्य को स्कैन कर रही थी। शौर्य की शर्ट की स्लीव्स जो उसकी कोहनी तक फोल्ड थी। शौर्य ब्लैक शर्ट में और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। शर्ट की फिटिंग से उसकी मस्कुलर चेस्ट और टाइट वेस्ट झलक रही थी। दुआ की नज़र अब शौर्य के चेहरे पर थी। शौर्य का फेस कट उसे अट्रैक्टिव लुक देता था। तीखे नैन नक्श उसे किलर बनाती थी। शौर्य को आज इतनी डीपली देखते हुए दुआ के होठों पर स्माइल आ गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, दोनों ने सही कहा था, शौर्य सर हैं तो बहुत हैंडसम। फिर अगले ही पल खुद को डांटते हुए बोली, दुआ ये क्या कर रही हो? वो बॉस है तुम्हारे, तुम्हें उन्हें ऐसे कैसे देख सकती हो? दुआ ने शौर्य से अपनी नज़रें हटाई और काम करने लगी। रईसजादा पैलेस। सुनैना, शॉर्ट फॉर्म सैम। सुनैना ने अपना बैग पैक कर लिया था जाने के लिए। सैम अपना बैग लेकर हॉल में आई। मीरा ने सुनैना के हाथ में बैग देखा और मीरा से पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? मीरा ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? आंटी जी मैं घर जा रही हूँ अपने, सुनैना ने रूडली कहा। पर क्यों बेटा, किसी ने कुछ कहा तुमसे? ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। मीरा की बातों पर सैम ने कहा, नहीं आंटी, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ एक गेस्ट हूँ। अपनी बात खत्म करते हुए सैम ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो मीरा ने उसे रोकते हुए कहा, राधिका रोकना सुनैना को, क्या हो गया इस लड़की को, क्यों जा रही है इस तरह? जाएगी नहीं तो और क्या करेगी भाभी, बेचारी का दिल जो टूटा है वो शौर्य को कितना पसंद करती है, हम सब जानते हैं। शौर्य ने एक बार भी ना हाय ना हेलो, सीधा इग्नोर कर दिया। अब ऐसे में सुनैना यहाँ रुककर करेगी भी क्या? आप ही बताइए भाभी, राधिका ने मीरा से कहा। मीरा ने सुनैना को रोकते हुए कहा, बेटा मैं शौर्य से बात करूँगी, वो आगे से तुम्हें ऐसे इग्नोर नहीं करेगा। तुम तो जानती हो ना शौर्य की बिहेवियर, वो लड़कियों से कितना दूर रहता है।
मीरा की बात सुनकर सुनैना के बाहर जाते कदम रुक गए। सुनैना ने मीरा के पीछे खड़ी राधिका को आंखों से इशारे से कुछ कहा। राधिका ने मीरा से पूछा, भाभी मैं क्या कहती हूँ, आप शौर्य के ऑफिस में सुनैना को कोई काम क्यों नहीं दिलवा देती? दोनों साथ रहेंगे तो शायद दोनों एक दूसरे को थोड़े करीब आ जाएंगे। राधिका के बात पर मीरा ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ मैं शौर्य से बात करती हूँ इस बारे में। तुम दोनों साथ रहोगे तो एक दूसरे को अच्छे से जान पहचानोगे। मीरा के जाने के बाद सैम ने राधिका से कहा कि तो कैसा लगा प्लान? सैम ने खुश होते हुए कहा, यू आर ऑसम आंटी, तुम बस देखती जाओ कैसे मैं तुम्हें इस पैलेस की बहू बनाती हूँ। राधिका ने कहा और दोनों हंसने लगी। इधर अपने रूम में लेटी हुई अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। कौन? दुआ। जब आरव उसके रूम में आया, दुआ के बगल लेटते हुए आरव ने कहा, तो कैसा था आज का दिन आपका ऑफिस में? दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव ने फिर से पूछा, आपको याद है 2 दिन बाद क्या है? तुम भूल सकते हो, हम नहीं, हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। दुआ ने फ़ोन में नज़र गड़ाते हुए कहा, आप गिफ्ट क्या देने वाली हैं अम्मी अब्बू को? आरव ने फिर से सवाल किया। तो दुआ ने कहा, काश हमारी सैलरी मिल जाती तो हम अभी अब्बू के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले आते, पर अभी तो हमें ज्वाइन किए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हमारी पॉकेट मनी से हमने जो सेविंग की है वो कुछ खास नहीं है। सेविंग तो हमारे पास भी ज़्यादा नहीं है, आरव ने कहा और सोचने लगा, क्यों ना हम दोनों अपनी सेविंग मिलाकर उनके लिए कुछ अच्छा सा ले आते। आरव की बात पर दुआ ने सोचते हुए कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है आरव, पर हम लेंगे क्या? दोनों सोचने लगे। तभी दुआ को कुछ याद आया और वो उठकर अपने कबर्ड को खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगी। दुआ जब पीछे मुड़ी तो उसके हाथ में 2 गुल्लक थे। आरव की आंखें गुल्लक को देखकर चमक गईं। उसने जल्दी से उठकर रूम के अंदर से लॉक किया और कहा, वाओ आपा, गुल्लक, इसमें तो काफ़ी सारे पैसे होंगे। जितना हम सोच रहे हैं, अगर उतने पैसे इकट्ठे हो गए तो तुम देखना इस बार हम बेस्ट गिफ्ट होगा हमारा उनके लिए। दोनों भाई बहन बेड पर बैठे गुल्लक से निकाले गए पैसों को गिनने लगे। इधर शौर्य ने के कहने पर राज ने उस लड़के की अच्छी खातिरदारी की थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था वो कभी भी मर सकता है। उसके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। राज ने अनमे से कहा था उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा और उसका हिसाब कर दे। दोबारा ये शौर्य को दिखना नहीं चाहिए, वरना वो इसकी जान ले लेगा। सैम की एंट्री क्या तूफान लाएगी शौर्य और दुआ की ज़िंदगी में। सो प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। देखो, हम आपको स्टोरी सुना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड, नशे में दुआ, बेकाबी शौर्य। अगला दिन एसएसआर कॉरपोरेशन में सभी एम्प्लॉयज़ के आने के बाद राज ने एक छोटी सी अनाउंसमेंट करते हुए कहा, कल से जो डील हमें मिली थी वो काफ़ी बड़े बजट की है। उस डील पर काम शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी पार्टी दी जाती है। आज आप लंच तक एंजॉय करें और उसके बाद काम करें उसी जज्बे और जुनून के साथ। ये पार्टी यहीं ऑफिस में होगी तो कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा। राज अनाउंसमेंट करके चला गया। जैसे ही वो लिफ्ट के पास गया तो उसे दुआ मिली। राज ने दुआ से कहा, आज तुम सब लंच टाइम तक जितना एंजॉय कर सकते हो करो। लंच के बाद हम सभी को बहुत काम करना होगा। दुआ ने राज की बातों को जवाब देते हुए कहा, ओके सर, पर पहले हम एक बार शौर्य सर को। हाँ, तुम एक बार शौर्य से मिल लो, फिर वापस आकर पार्टी ज्वाइन कर लेना। राज ने दुआ को बीच में ही रोकते हुए कहा। लिफ्ट 25वें फ्लोर पर आकर रुकी। राज अपने कैबिन में चला गया और दुआ शौर्य के कैबिन में आ गई। दुआ ने शौर्य को गुड मॉर्निंग विश किया तो शौर्य ने झुकी पलकें उठी। दुआ को देखकर शौर्य ने उस पर ही नज़र उसी पर थम गई। दुआ ने आज काले रंग का सूट पहना था।
काले रंग में उसकी झांकती उसकी गोरी स्किन किसी को भी उसका कायल बना सकती थी। वो सच में बादलों से बीच से झांकता चांद लग रही थी। दुआ को देखकर शौर्य के मन में खुद से कहा, ये चांद सिर्फ मेरा है, मेरा। सर, क्या हम अब जाएं? दुआ ने धीरे से कहा। दुआ की शांत और कोमल आवाज़ से शौर्य को हाँ कहने को मजबूर कर दिया। दुआ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी तो वहीं दुआ को इतना खुश देखकर आरती गुस्से से जल रही थी। पूजा ने आरती से कहा, क्या किस्मत पाई है यार इसने, सबसे पीछे छोड़कर सीधा 25वें फ्लोर पर पहुंच गई। आरती ने गुस्से से कहा, मन तो कर रहा है वहीं से धक्का दे दूं इसे। पूजा ने कहा, काश हम ऐसा कर सकते। आरती ने सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहे वेटर को बुलाया और उसे पर्स से एक गोली निकालकर ड्रिंक में मिक्स कर दिया। वेटर की ट्रे 2 गुलाबी नोट रखते हुए आरती ने वेटर से कहा, ये ड्रिंक उस ब्लैक सूट वाली लड़की को दे दो। वेटर ने उन 2 गुलाबी नोटों को उठाकर अपनी जेब में रखा और मुस्कुराते बोला, ओके मैम। वेटर ने जाने के बाद पूजा ने कहा, ये क्या था? आज मज़ा आएगा। राज सर के नाम मना किया है, कोई ड्रिंक नहीं करेगा। अब ऐसे में ये मैडम नशे में झूमेंगी तो राज सर इसे अपने आप ही ऑफिस से धक्का देकर बाहर निकाल देंगे, आरती ने कहा और सरकास्टिकली स्माइल करने लगी। इधर वेटर दुआ के पास वो ड्रिंक लेकर आया। दुआ ने मना किया पर सबके फोर्स करने पर उसने वो ड्रिंक ले लिया और पीने लगी। दूर से दुआ को वो ड्रिंक पीते देखकर आरती और पूजा स्माइल कर रही थी। दुआ की ड्रिंक का टेस्ट कुछ अजीब लगा पर फिर भी उसने जैसे तैसे उस ड्रिंक को फिनिश किया। ड्रिंक पीने के बाद उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो अब वॉमिट कर देगी। ईशा मैं वॉशरूम जा रही हूँ। दुआ ने ईशा से कहा और चली गई। उस जगह से निकलकर दूसरी तरफ जाते हुए दुआ को ऐसा लगा जैसे उसका सिर भारी हो रहा है। दुआ दोनों हाथ से अपना सिर पकड़कर चलने लगी। दुआ के कदम लिफ्ट के पास आकर रुक गए। जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई दुआ उसमें चढ़ गई। लिफ्ट खाली थी। लिफ्ट में गोल गोल घूमते हुए दुआ खुद से कहा, वॉशरूम इतना छोटा कैसे है? बोलते हुए दुआ लिफ्ट के बटन से खेलने लगी। शौर्य नीचे जाने के लिए लिफ्ट के आने का वेट कर रहा था। जैसे ही लिफ्ट ऊपर आकर खुली तो शौर्य को अंदर आता देख दुआ ने उसे रोकते हुए कहा, स्टॉप, अंदर नहीं जाना, ये लेडीज़ वॉशरूम है। दुआ की आवाज़ सुनकर शौर्य के सामने देखा। दुआ के कदम लड़खड़ा रहे थे, उसके बाल आधे चेहरे पे ढके हुए थे। शौर्य को 1 सेकंड नहीं लगा ये समझते हुए दुआ ड्रंक है। शौर्य ने पूछा, तुमने ड्रिंक किया है? दुआ ने पाउट बनाते हुए कहा, सर आपको हम ऐसा लगता है ड्रिंक करने वाले? शौर्य लिफ्ट के दरवाजे के बीच पैर रखकर खड़ा हो गया जिससे लिफ्ट बंद नहीं हो रही थी। दुआ को नशा बढ़ता जा रहा था और अब उसे धुंधला दिखने लगा था। सर आप हिल क्यों रहे हैं? एक जगह खड़े रहिए ना, दुआ ने कहा और दुआ की बातें सुनकर शौर्य ने अपनी मुट्ठी भींची और आंखें बंद कर खुद को शांत किया। शौर्य ने अपनी आंखें खोली और आगे बढ़कर दुआ को अपनी बाहों में उठाया और उसे लिफ्ट से लेकर बाहर आया अपने कैबिन में चला गया। दुआ के हाथ शौर्य के गर्दन पर बंधे थे। शौर्य ने दुआ को काउच पर बिठाया और रिमोट लेकर एक बटन प्रेस किया। शौर्य के बटन प्रेस करते ही दूसरा काउच एक बेड में बदल गया। शौर्य ने दुआ को कहा, उठो और वहाँ लेटकर रेस्ट करो। शौर्य को ये जानने की जल्दी थी कि आखिर में दुआ के साथ किया किसने। दुआ उठी और चलने लगी तो ज़्यादा नशे में होने की वजह से वो अपने कदमों को संभाल नहीं पाई और दुआ जैसे ही गिरने को हुई तो शौर्य ने उसे संभालते हुए अपनी तरफ खींच लिया। शौर्य के ऐसे खींचने से दुआ शौर्य के सीने से जा लगी। दुआ की नज़दीकियाँ शौर्य को बेकाबू कर रही थी। दुआ ने शौर्य के सीने से लगे हुए कहा, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? दुआ के पूछने पर शौर्य को वो रात याद आ गई। शौर्य ने उस रात को याद करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शौर्य की बातों पर दुआ ने कहा,
आपकी खुशबू हमें किसी की याद दिलाती है। पता नहीं क्यों आप बहुत जाने पहचाने लगते हैं हमें। ऐसा लगता है हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं। तुम्हें किसकी याद आती है? शौर ने पूछा। वो तो याद तो पता होगा ना किसकी आती है, हमें कैसे पता? बोलते हुए दुआ हंसने लगी। शौर को एक खुशी का एहसास हुआ। दुआ के ध्यान में वो अभी भी है, वो उसे भूली नहीं है। दुआ ने नशे की हालत में शौर को कसकर पकड़ा हुआ था। शौर ने दुआ को बेड पर लेटाते हुए उठना चाहा, पर दुआ की पकड़ शौर्य की कॉलर पर मजबूत थी। दुआ ने हल्का सा खींचने पर शौर्य इसके ऊपर आकर गिर गया। दुआ के इतने करीब आकर खुद पर से अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। हमें छोड़कर कहाँ जा रहे थे आप? प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए, दुआ ने कहा और पाउट बनाकर उसे देखने लगी। दुआ की इतनी क्यूटनेस देखकर शौर्य को गुस्सा आ रहा था। वो दुआ को हर्ट नहीं करना चाहता था, पर आज जैसे उसका दिमाग उसके शरीर के साथ नहीं दे रहा था। उसने शरीर से हो रहे बदलावों को शौर्य अच्छे से महसूस कर रहा था। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, शौर्य ने कहा। प्रॉमिस आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे? दुआ ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा। प्रॉमिस, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, शौर्य ने दुआ की बातों का जवाब दिया। दुआ के हाथ शौर्य की कॉलर को छोड़कर अब उसके गर्दन पर बंध गई थी। शौर्य, जिसका अब खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, दुआ के इतने करीब होने से बहक गया। कुछ इंच की दूरी पर को मिटाते हुए शौर्य ने दुआ के गाल को अपने होठों से छू लिया। शौर्य के छूते ही दुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली। दुआ ने शौर्य की गर्दन पर अपना पकड़ को और कस लिया। शौर्य ने एक एक कर दुआ के दोनों गालों को होठों से छूते हुए फॉरहेड पर किस किया। शौर्य की नज़रें अब दुआ के होठों पर थी। दुआ ने अपनी हल्की सी आंख खोली तो शौर्य तो उसकी आंखों के खालीपन दिखा। वो अपने दोनों हाथ को खुद का वेट संभाले शौर्य दुआ के ऊपर अभी भी झुका हुआ था। तभी अचानक से उसका एक हाथ फिसल कर शौर्य के होठ दुआ के सीने पर स्टेप हो गए। शौर्य ने धीरे से दुआ के हाथ को अपने गर्दन पर से हटाया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए शौर्य दुआ के नेक और कॉलर बोन को किस करने लगा। शौर्य के हाथ से गिरफ्त दुआ को हाथ को शौर्य ने कस कर पकड़ लिया। दुआ को अपने हाथ में दर्द महसूस होने लगा था। खुद पर से अपना कंट्रोल खोकर शौर्य उसे दीवानों की तरह किस कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था अगर वो अभी ये नहीं करता तो वो मर जाता। शौर्य ने ऐसे किस करने से उसकी स्किन लाल हो गई थी। जलन और दर्द का महसूस करते हुए दुआ ने सिसकियों से साथ दर्द भरी आह ली। दुआ की आवाज़ सुनकर शौर्य ऊपर उठा और दुआ का चेहरा देखकर दर्द की झलक साफ दिख रही थी। दुआ के चेहरे पर दर्द देखकर शौर्य अपने सेंस में आया। वो जल्दी से दुआ के ऊपर से उठा और गुस्से से खुद से कहा, वो नशे में है पर तू तो होश में है ना शौर्य? फिर ये कैसे कर सकता है? तू उसकी मर्जी के बिना उसे कैसे छू सकता है? खुद को डांटते हुए शौर्य ने दुआ को देखा, जिसके चेहरे पर दर्द अभी भी दिख रहा था। दुआ के चेहरे से होकर शौर्य की नज़र उसके कंधे पर गई। दुआ का सूट उसके कंधे से थोड़ा नीचे खिसक गया था। शौर्य ने किस करने की वजह से शौर्य ने दुआ के कपड़ों को ठीक किया और उसे सही से सुलाया। क्या करेगा अब शौर्य उन लोगों के साथ जिसने दुआ के साथ ये सब किया? कल कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना कि कमेंट बॉक्स में कि अब क्या होने वाला है और ये स्टोरी, ये नॉवेल आगे किस तरह से बढ़ने वाली है।